गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपके सामने आपकी होस्ट सरवत वलीम। सुबह सवेरे पाकिस्तान की आज की अच्छी बात जो है सादगी से मुतालिक। सादगी का अंसर शायद ही हमें आसपास अपने कहीं किसी दूसरे शख्स में नज़र आ सकता हो, मगर ये नामुमकिन सी बात नज़र आती है क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी ने इस हद तक तरक्की कर ली है कि हम आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमें पीछे वाले किसी की फ़िक्र नहीं है और हम उस टेक्नोलॉजी की मदद से ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा जितना नमूदो नुमाइश अपनी ज़ात की कर सकते हैं, हम सब वो किसी न किसी तौर कर रहे होते हैं। सादगी क्या है? सादगी ये है, कहते हैं कि इंसान का अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप अंदर से खोखले हैं, खाली हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि सादगी को ना अपनाएं। कुछ ऐसी चीज़ें करें, कुछ ऐसा लिबास पहनें, कुछ ऐसी हरकत करें। आपके हाथ में जदीद से जदीद टेलीफोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, आपके घर पे अच्छी से अच्छी LED होनी चाहिए, आपके घर में बेहतरीन किस्म की चीज़ें होनी चाहिए जो देखने वालों को बता सकें कि आप किस हद तक आगे हैं किसी भी चीज़ के अंदर। तो ये सारी नमूदो नुमाइश आपको तबाह कर देती है, आपके जहन का सुकून बर्बाद कर देती है, आपको बिल्कुल अकेला कर देती है। सादगी वो चीज़ है जिसमें आप बहुत सारे खुश अखलाक और मैं कहूँगी पुरखुलूस लोगों का साथ आपको मिलता है सादगी के अंदर। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे कम लोग नज़र आते हैं जो शायद सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर अगर सादगी को देखा जाए तो इंसान की शख्सियत का बेहतरीन निखार सिर्फ इस सादगी के साथ ही आ सकता है। चलिए इस अच्छी बात के साथ ही आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम के हवाले से भी बात करते हैं। आज ज़बरदस्त किस्म का मौसम है मुख्तलिफ शहरों में, मगर जो इस वक्त बेस्ट मौसम हमें देखने को मिल रहा है वो हमें लाहौर शहर का मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर काली घटाएं छाई हुई हैं और तेज़ किस्म की बारिश हो रही है। मज़ेदार किस्म का मौसम है इस वक्त यहाँ पे और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि पिछले तकरीबन एक हफ्ते से गर्मी की लहर बहुत ज़ोरों पर थी और ना सिर्फ लाहौर में बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ बड़े जो शहर हैं और उनके आस पास जो देहात हैं, टाउन्स लगते हैं, वहाँ पर भी हमें शदीद किस्म की गर्मी की वाइब्स आ रही थी। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मौसमियात पहले ही इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर चुका था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में तकरीबन 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन के अंदर बारिश की एक दोबारा से लहर आ सकती है जिसमें आप मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, गर्मी का जोर टूट सकता है। तो आज आपके साथ शेयर करते हैं मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों के मौसम की क्या सूरत हाल है और सबसे पहले तो लाहौर शहर के मौसम की सूरत हाल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री हो सकता है। जितनी मज़ेदार किस्म की लाहौर शहर में बारिश हो रही है, आई होप कि जो डिग्रीज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कुछ ही टाइम के बाद ये डिग्रीज और ज़्यादा नीचे चले जाएंगे और मौसम सारा दिन अल्लाह करे कि इसी तरह से खूबसूरत और खुशगवार रहे। लाहौर के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री हो सकता है। अगेन कराची में कुछ दिन पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी मगर वहाँ पर मौसम की सूरत हाल को ज़्यादा तब्दील नहीं हुई है, लेकिन उनके लिए एक नेमत है कि वहाँ पे 24 आवर्स आपको समंदर की हवाएं मिलती हैं जिससे मौसम काफ़ी ज़्यादा हद तक बेटर रहता है। इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, कराची में कम से कम दर्जा हरारत है 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री आज के दिन तक जा सकता है। आप पेशावर के मौसम की सूरत हाल भी कदरे बेहतर है पिछले कुछ दिनों से क्योंकि यहाँ पर भी हमें गर्मी की जो लहर है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, अपने ज़ोर पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी कम से कम दर्जा हरारत जो पेशावर का है वो है 25 और अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकता है तो वो 35 डिग्री तक जाएगा। कोयटा के मौसम की सूरत हाल कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है क्योंकि कम से कम डिग्री जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली वो तो है 22, मगर अगर डिग्री ज़्यादा बढ़ जाते तो 37 और 37 डिग्री का मतलब ये है कि वहाँ पर गर्मी की लहर आपको नज़र आएगी। मौसम तो वंडरफुल है, बहुत ही खूबसूरत है और ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट इस वक्त पूरे लाहौर में बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से खुशगवार मौसम हमें मुल्क के जो मुख्तलिफ शहरों का मौसम आपके साथ मैंने शेयर किया वहाँ पर भी नज़र आया, लोग पुरसकून तरीके से आज का अपना पूरा दिन गुजार सके बल्कि इसको इंजॉय भी कर सके क्योंकि बारिश जहाँ भी होगी लोग इसको डेफिनेटली इंजॉय करते हैं, बच्चे हों या बड़े बूढ़े हों, सब लोग मौसम की इस गर्मी की लहर के टूटने पर और बारिश के शदीद तरीके से बरसने पर इसको इंजॉय करते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं ख़ास तौर पर तालीम से मुताल्लिक
जिसमें नौजवानों को आगाही नहीं मिल पाती, सही तौर पर नहीं मिल पाती। और बहुत सारी ऐसी तालीम है इस मुल्क के अंदर जो नौजवान हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर उनको समझ नहीं आती कि इस तालीम को हासिल किस तरह से किया जाए, इसके लिए कहाँ जाया जाए, इसको ज्वाइन करने का तरीका क्या होता है, या फिर किसी भी ख़ास तालीम को हासिल करने के लिए क्या आपने उससे पहले जो अपनी डिग्रीज़ ली हैं उसके अंदर आपने वो मज़ामीन पढ़े हैं या नहीं पढ़े। वो सारी बातें हैं जो नौजवानों के जहनों में भी आते हैं, वो मर्द हों या फिर ख़वातीन हों। वो सोचते ज़रूर हैं कि अगर हम ये तालीम हासिल करते, लेकिन हमारे पास इतना शऊर नहीं था, हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं थी और हमें पता नहीं था कि हमें इस तालीम को हासिल करने के लिए कौन से ख़ास सब्जेक्ट्स हैं जिनको लाजमी मुताला करना चाहिए। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ACCA से मुताल्लिक, जिसके ऊपर बड़े नौजवान कंफ्यूज रहते हैं, लड़के लड़कियां परेशान रहते हैं और ख़ास तौर पे हमें ट्रेंड भी नज़र आता है इस ख़ास तालीम का, और कहा जाता है कि आपके मुस्तकबिल में बड़ी हेल्पफुल होती है ये तालीम। मगर ACCA के हवाले से कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन शायद यंगस्टर्स को बहुत कम मिल पाती है, या शायद वो अवॉइड करते हैं, या शायद बड़े बच्चे ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, इस तालीम को हासिल किया जाए। आज मेरे साथ इस वक्त हमारे सेट पे बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि ACCA के हवाले से हमें बड़ी आगाही देंगे। मैं उनका तारुफ करा देती हूँ। सजीद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सजीद साहब, आपको वेलकम करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। ये हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान है और ACCA से मुतालिक जो भी नौजवान लड़के लड़कियां हमारा शो देख रहे हैं, जिनको भी कन्फ्यूजन है, उनसे सारी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए सजीद साहब से हम बात करेंगे। अच्छा सजीद साहब, ACCA बहुत ट्रेंड है, इसका नाम ही सुन के ऐसा लगता है बड़ी टफ किस्म की कोई एजुकेशन होगी, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ACCA इनफैक्ट है क्या, और जो बच्चे इस तालीम को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका किस तरह से वो इसको ज्वाइन कर सकता है? ACCA जो है ये प्रैक्टिकली एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है फाइनेंस से रिलेटेड, और ज्वाइन करने के लिए ये पूरी दुनिया में है। इस वक्त तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस में इस वक्त ग्लोबली इस प्रोसेस में एंटर हो चुके हैं, मेंबरशिप ले चुके हैं। पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो बच्चे जो मैट्रिक करते हैं उसके बाद भी एक रूट है, फिर इसके बाद इंटरमीडिएट के बाद का एक डिफरेंट रूट होता है, फिर जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके लिए और डिफरेंट रूट होता है। तो ACCA की क्वालिफिकेशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, आप किसी भी स्टेज पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स आपके जैसे जैसे आप मतलब मैट्रिक के बाद शायद ज़्यादा होंगे और इंटर के बाद थोड़े कम होंगे, और ग्रेजुएशन के बाद उससे भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी तरह O लेवल A लेवल के लिए भी अपने पूरे एंट्री राउट्स होते हैं। और जो एडवांटेज इसका है, अगर आजकल आपने देखा तो हर शख्स जो है वो टैक्स के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा है, इकोनॉमी की गुफ्तगू हो रही है, तो इवन बहुत अर्ली स्टेज से बहुत से बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी में लोगों को टैक्स के हवाले से, कंप्लाइंसेस के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से हेल्प आउट भी कर सकें। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमने बहुत सा ट्रेंड देखा है जहाँ पे बहुत यंगस्टर्स अंडर 20 ईयर्स ऑफ एज वो upwork.com और ओवरऑल शेयर्ड सर्विसेज वाले जो मॉडल्स हैं उसमें वो पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में बैठ के। तो इस क्वालिफिकेशन के ग्लोबल होने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप इसको एक मल्टीपल लेयर्स हैं जहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं व्हाट वी से इट्स अ ट्रू ग्लोबल क्वालिफिकेशन, कि आपके हर मुल्क में, किसी भी मुल्क में आप जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ACCA का पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर अवेलेबल मिलेगा। अच्छा सजीद साहब, ये तो आपने बात की, आप इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, आप इसको आफ्टर मैट्रिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, मगर कहते हैं कि ख़ास किस्म की सलाहियत इस तालीम के लिए बड़ी ज़रूरी है, आपका नॉलेज उस हद तक इंक्रीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। वो कौन सी ख़ास सलाहियत है जिसके लिए बच्चे अगर मैट्रिक के बाद इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि भी आप ये तालीम ले सकते हैं? आई थिंक अगर हम बड़े फंडामेंटल बात करें ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है ना, वो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क चाहिए इस पे। अगर आप एक डिग्री प्रोग्राम से इसको कंपेयर करते हैं, डिग्री में आपके पास डिफरेंट सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं, इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। सो एक शख्स ने 13 एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्लियर करने हैं टू बिकम ACCA, और उसके बाद उन्होंने एथिक्स का एक पूरा मॉड्यूल है वो क्लियर करना है, और फिर 36 मंथ्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। तो इसका फॉर्मेट जो है वो हमारी रेगुलर एजुकेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन इफेक्टिव होता है। आप काम भी कर रहे होते हैं, आप पढ़ भी रहे होते हैं, आप सीख भी रहे होते हैं, पूरा एक सुपरविजन का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। सो उसमें लेवल ऑफ हार्ड वर्क डेफिनेटली एक डिग्री प्रोग्राम के निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन उसी लिहाज से इसके रिटर्न भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप तकरीबन 4.5-5 साल के अंदर अंदर आप इस क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, और इसमें जब आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे होते हैं, आप काम भी कर रहे होते हैं, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, तो आप एक थोड़ा बहुत अर्निंग हैंड भी हो रहे होते हैं साथ साथ। अच्छा सजीद साहब, ठीक है, सलाहियत भी हो सकती है, हार्ड वर्किंग आपने कहा कि होना बेहद ज़रूरी है, मगर कुछ खास सब्जेक्ट्स होते हैं ACCA में कि जिनमें आपको लगता है कि जी ये स्टूडेंट्स हैं, इनको ये ख़ास सब्जेक्ट्स में आपकी महारत होनी चाहिए,
कोई ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनके अंदर आपको पूरा अबूर हासिल होता है, देन ही आप ACCA को कर भी सकते हैं और इसके अंदर एडमिशन भी हासिल कर सकते हैं? नहीं, ACCA में अबूर हासिल होना ज़रूरी नहीं। I'll clarify that. एंट्री लेवल पे आपको इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली अगर किसी का अरिथमेटिक की साइड पे अगर उसकी टेंडेंसी थोड़ी बेहतर है तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर वो लिटरेचर या इंग्लिश की साइड पे हैं तो इसमें लॉ के सब्जेक्ट होते हैं तो वो उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन सिर्फ अकाउंटिंग की नहीं है, इसमें स्ट्रेटजी इन्वॉल्व है, इसमें HR के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, लॉ इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग के इटसेल्फ भी है, ऑडिट है। सो किसी के लिए क्वेश्चन फॉर्मेशन अगर किसी की क्वालिटी है तो वो भी इसके अंदर से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें उसको कंफर्ट लेवल मिलेगा। लेकिन ACCA बजाते खुद जब यहाँ पे काम कर रहा होता है और जो हमारे अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर हैं वहाँ एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है किसी भी बच्चे को, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्वाइन करने की ज़रूर है, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम उसने वही देना है जो UK में बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, जो जर्मनी में दे रहा है, जो US में दे रहा है, वो एक ही एग्ज़ाम है। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसके लिए हमारे अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर फ्लेक्सिबिलिटी की आपने खूब बात की सजीदा, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बल्कि अक्सर तमाम स्टूडेंट्स वो हर मजमून में अच्छे नहीं होते। बिल्कुल, वो कोई ख़ास मजमून होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कोई मैथ्स में अच्छा हो सकता है, कोई आपके इकोनॉमी में अच्छा हो सकता है, इकोनॉमिक्स के हवाले से कोई अच्छी बात कर सकता है। तो इसमें आप किस तरह से बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, उनका जहन तैयार करते हैं कि आपको जितने भी मज़ामीन पढ़ने को मिल रहे हैं वो तमाम आपने क्लियर करने हैं? अब बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, उनको आप लोग किस तरह से फिर तैयार करते हैं? मैं ख्याल है उसमें मैं बहुत बड़ा क्रेडिट देता हूँ जो हमारे अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर्स हैं, जो ट्यूटर्स हैं, जो बच्चों के साथ हेल्प कर रहे होते हैं, और उसमें हमारी जो टीम्स हैं जो UK में बैठी हुई हैं इस वक्त, वो पूरा एक, हम उसे कहते हैं कि एक पूरा हैंडबुक उन्होंने बनाई होती है कि एक बच्चे ने डे 1 से लेके डे एंड तक उसने किस तरह चलना है, वो छोटे छोटे लेक्चर प्लान, और उसमें हमने इस चीज़ को बड़ा मद्देनज़र रखा होता है कि अगर पाकिस्तान से बात हो रही है तो हमारी बैकग्राउंड क्या होती है, हमारा कल्चर क्या है, कौन सी चीज़ें वो आराम से उनको समझ आएंगी, एग्जाम्पल्स क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए जो लर्निंग साइकिल हमने डेवलप किया हुआ है वो एक बड़ा रिग्रेस किस्म का है, जिसमें हर तरह का बच्चा जो आता है उसके लिए कोई ना कोई मटेरियल ऐसा ज़रूर होता है जो उसको हेल्प आउट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो वो सपोर्ट स्ट्रक्चर, आई वुड से कि हमारा सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इस तरह की सपोर्ट बच्चों को एक्सटेंड कर सके। अच्छा सजीद साहब, कोई भी तालीम हम हासिल करते हैं, हमारा सबसे पहले ये होता है कि हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये वो सवाल होता है जो हर स्टूडेंट के जहन में होता है कि चाहे वो किसी भी जगह पे तालीम हासिल कर रहा हो, उसको ये होता है कि हमारी तालीम के बाद, हमारी डिग्री के बाद हमारे लिए क्या स्कोप है, मुल्क के अंदर क्या है, और अगर वो फॉरेन कंट्री किसी में जाना चाहते हैं वहाँ पर क्या स्कोप है। अगर ACC को ओवरऑल हम देखें पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क स्टूडेंट्स के लिए क्या स्कोप है कि उनके लिए बेहतरीन किस्म की जॉब भी अवेलेबल होती है जो इतनी मेहनत के बाद जाते हैं? बिल्कुल, इसमें दो आपको सेगमेंट्स उसमें देखने पड़ते हैं। जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसमें एक एडिशनल सेगमेंट होता है कि वो एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस इसमें अवेलेबल होता है। तो एक हमेशा इसमें वो जो हम कहते हैं ना कि रिस्क जो कवर हो जाता है आपका, कि लेट से आप कहते हैं मैंने नहीं जॉब करनी, मुझे बॉसेस पसंद ही नहीं है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन पसंद नहीं, आप अपनी कुर्सी मेज़ रखेंगे, आप मार्केट में जाएंगे, आप अपने लिए टैक्स के क्लाइंट्स देख लेंगे, अकाउंटिंग की सर्विसेज के देख लेंगे। पाकिस्तान से बाहर आपको हमेशा ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी, बजाय इसके कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, आपने 200, 500, $1000 के आपने 10 क्लाइंट इकट्ठे कर लिए तो आपका काम शुरू हो जाता है इसमें। इसी तरह अगर आप जॉब की साइड पे जाते हैं तो जॉब में आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती जब तक आपकी 36 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती। तो इसका मतलब है क्वालिफिकेशन के दौरान आप ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, और उसके लिए वो ट्रेनिंग्स के लिए ACC हर मुल्क में इनको सपोर्ट कर रहा होता है, प्लेसमेंट के लिए भी और उसके ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें स्टाइपेंड मिल रहा होता है। पाकिस्तान में इस वक्त एवरेज स्टाइपेंड जो है ACCS का समवेयर बिटवीन 25 to 32 के दरमियान एवरेज स्टाइपेंड उनको मिल रहा होता है जब वो पढ़ रहे हैं। अभी जब वो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं और उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की हुई है तो वो कहीं भी समवेयर लाइक 70-80,000 से एज अ न्यू मेंबर वो स्टार्ट लेते हैं। एंड देन हमारी कोशिश ये होती है या हमारी गाइडेंस हमेशा ये होती है कि बिफोर द एज ऑफ 30 दे शुड हिट, आज के वैल्यू के लिहाज से 2.5 लाख, और बाय द एज ऑफ 35 दे शुड बी क्लोज टू 500,000 की उनको एक टारगेट अपना करना है आज की वैल्यू के लिहाज। अब इन चीज़ों को करने के लिए इसका मतलब है उनको अपनी ट्रेनिंग पे पहले एफर्ट करनी है और उसके बाद उन्होंने रेलिवेंट रहना है थ्रू आउट देयर कैरियर। ये क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद कंप्लीट नहीं हो जाती, इसको मेंटेन करना पड़ता है, और ACC आपको हेल्प कर रहा होता है हर साल 40 घंटे की मज़ीद लर्निंग के लिए।
और वो फिर CPDs कहलाते हैं। उन CPDs के थ्रू आप रेलिवेंट रहते हैं, आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के बाहर। ठीक है, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स जी साहब ऐसे होते हैं जो इस चीज़ से भी कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये एजुकेशन बहुत कई सालों पर मुहित होती है, वो इसलिए भी परेशान होते हैं। इस एजुकेशन के लिए आपको पैसा कितना चाहिए होता है, कितना टाइम इसके लिए चाहिए होता है इसकी कंप्लीट होने तक, और वो लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे आपको पता है ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं मगर किसी ख़ास एजुकेशन के लिए उनका भी बड़ा जहन होता है कि हम इसको हासिल करें, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं और इसके लिए आप पैसा और टाइम कितना लगता है ACCA के लिए ख़ास तौर पे? ACCA में जिस तरह पाकिस्तान में पैटर्न है, क्योंकि हर दुनिया में हर कल्चर के लिहाज से और सोसाइटी के लिहाज से उनका डिफरेंट पैटर्न होता है। बाहर की दुनिया में लोग ट्रेनिंग और एग्ज़ाम इकट्ठे करते हैं। पाकिस्तान में ये करते हैं कि नॉर्मली मैट्रिक इंटर के बाद वो एग्ज़ाम्स में एंटर होते हैं। पहले तकरीबन 2.5 से 3 साल में अपने एग्ज़ाम कंप्लीट करने की अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद फिर वो 3 साल की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और बहुत से बच्चे अपने आखिरी एग्ज़ाम्स के टाइम पे ट्रेनिंग में चले जाते हैं। सो एवरेज टाइम जो है वो 5 से 7 साल लगता है इंटरमीडिएट के बाद। और अगर कोई ग्रेजुएशन करके आ रहा है तो एग्ज़ाम्स के लिहाज से उनको 1 साल से 12 से 15 महीने उनको एक्स्ट्रा उस पर करना पड़ता है और वो उसमें वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। सो एवरेज टाइम अगर आप इंटरमीडिएट को रेफरेंस पॉइंट बनाएं तो 5 से 7 साल मैक्सिमम आप देख रहे हैं, जिसमें एक बच्चे ने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट किया और ट्रेनिंग भी कंप्लीट किया एंड दे आर रेडी फॉर द जॉब मार्केट। ठीक है, अच्छा सजीद साहब ये भी मुझे बता दीजिएगा लास्टली, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो ACCA को ज्वाइन करना चाहते हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ये कब सेमेस्टर शुरू होते हैं, एंट्री आप कब कर सकते हैं ACCA के अंदर, और कोई ख़ास मैसेज जो आप देखने वालों को देना चाहें बच्चों को? इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पाकिस्तान में लोग ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन करते हैं बिटवीन जुलाई से सितंबर के दौरान सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग हो रही होती है, लेकिन इसका सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से चलता है। सो आप आज भी अगर आप कहें कि आपने 2 एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप हमारे अप्रूव्ड लर्निंग प्रोवाइडर के पास जाके, अगर आप एलिजिबल हैं स्टार्ट करने के, तो वो आपको 3 to 4 मंथ्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे एंड देन यू विल बी रेडी टू सिट इन एग्ज़ाम। सो इसीलिए इसको डिग्री से थोड़ा डिफरेंटली देखना पड़ता है। इट्स नॉट अराउंड द सेमेस्टर, इट्स नॉट अबाउट द टाइम। बहुत से बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 2 से 2.5 साल में अपने पूरे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, तो बजाय इसके कि वो 5 से 6 साल में करते, वो 4 साल में अपनी ट्रेनिंग एग्जाम कंप्लीट करके वो मार्केट में बैठे हुए। और यू विल बी सरप्राइज, ये ज़्यादातर जो है वो हमारी जो यंग ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, उनका प्रोग्रेशन इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और वही उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सजीद असलम साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अभी वो यंगस्टर्स जो बच्चे बच्चियाँ हमें देख रहे हैं और सजीद साहब की गुफ्तगू भी उन्होंने सुनी है, यकीनी तौर पर उन्हें बेहद खुशी भी हुई होगी और उनके जो मसाइल थे, जो जहन में उनके सवालात थे, उनके जवाबात भी मिल गए होंगे। तो वो लोग जो ख्वाहिश रखते हैं ACCA की तालीम को हासिल करने के लिए, तो अब जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरह सजीद साहब ने बताया। इसके साथ ही मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है सुबह सवेरे पाकिस्तान में, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डेफिनेटली बात होगी उन लोगों से मुताल्लिक जो बड़े ही हद तक ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, इनसे मुताल्लिक बात करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रांड कॉन्शियस होने से मुतालिक आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं, अपने घरानों की वजह से, माली मुश्किलात की वजह से काफ़ी परेशान हैं, जॉब सिक्योरिटीज़ की वजह से परेशान हैं और आपके वॉलेट में पैसे नहीं होते, मगर हाँ चलती फिरती दुकानें आपको ज़रूर नज़र आती हैं, वो किसी न किसी ब्रांड की वो किसी न किसी शक्ल में होती हैं। और कहा जाता है, कहते हैं कि शायद अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, आपने ब्रांडेड वॉच नहीं लगाई या फिर आपने ज़बरदस्त किस्म की परफ्यूम नहीं लगाई, तो आप किसी ख़ास सर्कल में बैठने के अहल भी नहीं होते। लोग ब्रांड कॉन्शियस क्यों होते हैं, क्यों अपने आप को, अपनी ज़ात को मुश्किलात का शिकार करते हैं, मुश्किलात में डालते हैं, सब चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट इस वक्त सुबह मेरे पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और मैं अभी जो नाम लेने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग शायद नाम से ना वाकिफ़ हो मगर चेहरा देखते ही पहचान जाएंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर अंबरीन साहिबा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और इनके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं जावेद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने भी ज्वाइन किया। मगर इसके साथ साथ चूंकि ब्रांड कॉन्शियस पे बात कर रहे हैं तो यंगस्टर्स का होना भी बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त मुश्तबा शेख भी मौजूद है। मुश्तबा, आपको भी वेलकम करेंगे, चूंकि ब्रांड के हवाले से बात होगी तो इनसे मुतालिक इनकी राय भी जानेंगे कि ये ब्रांड कॉन्शियस हैं या नहीं, अगर हैं तो ये क्यों इतना सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि लोग कहते हैं हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी जेब में पैसे हैं,
तो हम ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं, ब्रांडेड परफ्यूम्स भी लगाते हैं, ब्रांडेड घड़ियाँ पहनते हैं, जूते भी हमारे ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। कहते हैं कि हमारी शख्सियत शायद ब्रांड से बनती है, वाकई ऐसा होता है? सरवत, ये जो आप बात करिए ना, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो प्रोपोर्शन जो है वो बहुत कम है। दैट इज़ हार्डली वेरी फ्यू परसेंटेज। आप अगर अपना ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी 60% पॉपुलेशन तो बिलो द एवरेज है, यू सी। तो ये जिस परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, एलीट क्लास है जिसको हम बर्गर क्लास कहते हैं, उसका प्रोपोर्शन बहुत कम है। सो दैट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग द रेस्ट ऑफ द होल क्लास। लेकिन डॉक्टर साहबा, ये जो आप एलीट क्लास की बात कर रही हैं, उस वहीं से वो ट्रेंड चलता हुआ हमारे बच्चे बच्चियों में आ चुका है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि द ट्रेंड ऑलवेज कम्स फ्रॉम द हायर अप्स एंड देन इट कम्स डाउन, नीचे लोअर उसमें आता जाता है। अब जो आपने कहा कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें मैं ज़रूर कोट करूंगी कि इस्लाम में बहुत प्यारा हमारा जो असूल दिया मियाना रबी का, इवन यू कैन अफोर्ड इट बट यू हैव टू सी कि आपने स्पेंड कहाँ पर करना है और किन चीज़ों पर करना है। ये जो आपने बात की कि नफ्सियात क्या होती है, तो अनफॉर्चुनेटली जब हमारी पर्सनालिटीज़ अंदर से शैलो हों या थोड़ा सा वीक हों, तो हम उसको कवर अप करने के लिए, अपने कॉम्प्लेक्सेस को कवर अप करने के लिए वी गिव मोर प्रेफरेंस टू द आउटर अपीयरेंस। हम अपने एक्सटर्नल खोखलापन दूर करने के लिए, खोखला द शैलोनेस को कवर करने के लिए इट्स गुड। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग की बात करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस, आप हेल्थ कॉन्शियस हों, आप और चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हों, लेकिन इट्स नॉट कि आप अननेसेसरीली यू पुट सो मच एफर्ट कि आप एक्सटर्नल अपीयरेंस पे तो बहुत लगा देते हैं, लेकिन जो इंटरनल क्लेंजिंग होती है ना, और जो इंटरनल जिसको हम कहते हैं थॉट्स क्लेंजिंग, या जिसको हम कहते हैं कि अपने नफ्स की जो सफाई है, उसमें ज़रा हम कम एफर्ट लगाते हैं और आउटर जो है वो हम अपीयरेंस के ऊपर जोर लगाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ख़वातीन मुझसे यूजली नाराज़ होती हैं, तो दिस इज़ वेरी मच द ट्रेंड इज़ इंक्रीजिंग टू मच अमंग वुमेन एंड नॉट इन द एलीट क्लास। आई हैव सीन, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें बच्चियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग वो कहती हैं कि डॉक वी फील सम हाउ कॉम्प्लेक्स्ड बिकॉज हम तो सिर्फ 3 या 4 जोड़े समर में या विंटर्स में ले सकते हैं, और व्हेन वी गो टू द कॉलेज एंड यूनी तो लिटरली जो है वो फील कॉम्प्लेक्स्ड। अच्छा, ये जो आप बात करें बच्चे बच्चियों की, चूंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा हॉस्टल्स के अंदर गुजारा है, तो ये आपको हॉस्टल के अंदर ये फैक्टर सबसे ज़्यादा नजर आता है कि वहाँ पर बच्चियाँ रोज़ाना कपड़े उन्हें बदलने होते हैं, रोज़ाना नया जोड़ा पहनना है, रोज़ाना नई नई चीज़ें पहननी है। जो बच्चियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती वो बेचारी इस हद तक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं कि वो ना सिर्फ हॉस्टल छोड़ देती हैं बल्कि वो कॉलेज छोड़ के वो वापस अपने गांव देहातों की तरफ चली जाती हैं, मूव कर जाती हैं। इतना नुकसान होता है। जावेद साहब, लोग ब्रांड कॉन्शियस तो होते हैं जी, बिल्कुल। जिस तरह से शैलोनेस को बताया कि डॉक्टर साहब ने कवर करने के लिए शायद हम अपने आउटर इस किस्म का बना लेते हैं, मगर इसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं। मगर लोग ब्रांड कॉन्शियस आखिर होते ही क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं 92 चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े एक इन्होंने कोर इशू को उठाया। नॉर्मली प्रोग्राम्स होते हैं कि ब्रांड को प्रमोट किया जाए। ये आपने सोसाइटी की दुखती रग पे, मेरे साथ माहिर नफ्सियात बैठी हैं, दुखती रग पे हाथ रखा है कि लोग क्यों होते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े क्लियर किया कि अंदर का खोखलापन। फिर प्रॉब्लम्स ये हो रही है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल जो है ना वो ब्रांड हब बन चुके हैं। बिल्कुल। मसलन कि आप, अगर मैं अभी डिस्कस कर रहा था अपनी बेटी से, तो मैंने कहा बेटा ये क्या वजह है? कहते बाबा जब हम लोग कैंटीन में बैठते हैं तो हम एजुकेशन नहीं डिस्कस करते, हम ब्रांड डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम और इसी तरह कॉलेजेस में फैशन हब बन चुके हैं। ब्रांड्स वो आपके कपड़ों के हों, वो आपके होटलिंग के हों, वो आपकी घड़ियों के हों, कोई भी हों। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, एक तो ये है कि जब आप कपड़े पहनते हैं आउटर लुक तो ठीक हो जाती है, लेकिन जब इंसान की शख्सियत उस वक्त होती है जब वो बोलता है। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं किसी जंगल को खाली मत समझो, हो सकता है उस पर कोई शेर हो। जब वो बोलता है तो उसकी तमाम इंप्रेशन, तमाम ब्रांड ज़ीरो हो जाते हैं अगर उसकी पर्सनैलिटी मैचिंग नहीं कर पा रही। दूसरा, आप ये देखें कि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है कि पिछले 10 सालों में जो ब्रांड का एक ट्रेंड चला है, आप देखें कि तमाम शॉपिंग मॉल में बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं और एक ब्रांड की ब्रांच अभी खुली है, दूसरी की खुल गई, तीसरी की खुल गई। इस वक्त पाकिस्तान में मोर देन 100 ब्रांड्स काम कर रहे हैं लेडीज़ एंड जेंट्स के, और वो तमाम बहुत अर्निंग कर रहे हैं। इससे छोटे दुकानदार जो हमारे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनका कारोबार ख़त्म होता जा रहा है और लोग कॉम्प्लेक्स का शिकार होते जा रहे हैं। इवन कि आप ये देखें कि अगर किसी मिलाद में भी जाना हो तो बड़ा ये ख्याल रखा जाता है कि जनाब कि कौन सा कपड़े पहनूं, और ख़वातीन कहती हैं नॉर्मली कि नहीं जी ये तो सूट पहले मैं पहन के गई थी, अब नहीं पहनूंगी, ये तो उसने देखा हुआ है। और अब मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इतना फास्ट कर दिया डॉक्टर साहब
कि आप देखिए बाकायदा मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी हमारे पास ये आ गया, वो जी ब्लैक फ्राइडे और इस तरह के। मैं आपको बताऊं जावेद साहब, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जब मैसेजेस आते हैं ना सेल के हवाले से कि फलाने ब्रांड पे सेल लग गई है, खवातीन का रश वहाँ पे देखने वाला। You might have seen the videos on। इनके हालात हो जाते हैं, सिर्फ खवातीन नहीं है, मर्द हज़रात सब होते हैं। अब जिस तरह से हमारे साथ मुश्तबा बैठे हैं, मुश्तबा ऐसे ही होता है, लड़कियां कहती हैं वाओ इतना जबरदस्त बैग, इतने जबरदस्त कपड़े, लड़के कहते हैं यार भाई की घड़ी चेक कर, ये वर्ड्स होते हैं लड़कियों के भी। आप भी मुझे चलते फिरते ब्रांड की दुकान नजर आ रहे हैं, वाकई ऐसा होता है? अच्छा, क्यों ब्रांडेड कपड़े पहनना या घड़ी लगाना बहुत ज़रूरी है? इसमें आजकल आई एम अ लेक्चर, तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि नॉर्मली जब स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं या इवन हम खुद फ्रेंड्स भी बैठे होते हैं, एक्चुअली आजकल थोड़ा सा ट्रेंड इस तरह की शो ऑफ करने का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा यंगस्टर्स के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा आ गई है। अगर आप किसी मॉल्स के अंदर जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं कि रादर दैन कि आपने कुछ बाय करना है, यू जस्ट हैव टू टेक सेल्फी और पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक कि हम इस ब्रांड के ऊपर हैं, तो वो शो ऑफ करने का जो एक पॉइंट है वो ज़्यादा जो है यंगस्टर्स के अंदर आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। आई स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन ब्रांड्स के ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ देखी है कि ब्रांड कॉन्शियस होना वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप ब्रांड वेयर्स करते हैं, अगर उसके बाद आप इंटरनली, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की और सर ने बात की है कि आपको इंटरनली जो है वो एक ठीक होना चाहिए। जब आप बात करते हैं तो आप इखलाकन अगर आप अच्छे नहीं हैं तो फिर आपके ब्रांड्स का क्या फ़ायदा? आम कपड़ों में भी आपके बोलने से पता चलता है कि ये इंसान किस काबिल है, ना कि आपके कपड़ों से पता चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जब बच्ची यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही है या बेटा आपका जा रहा है, कुछ ऐसी गैदरिंग्स में बैठ रहा है कि आपको लगता है कि यार इसको अगर आगे मूव करना है तो इनको इनके साथ चलना होगा। हम अपनी ज़रूरियात तो पूरी नहीं कर सकते, मगर अपना पेट काट के वो पैसे जोड़ते हैं और फिर बच्चे को ब्रांड पे ले जाते हैं, बेटे ले लो अपनी पसंद की चीज़ जो भी लेनी होती है। तो हमें इस चीज़ को भी तोड़ना होगा, मगर लोग समझ नहीं पाते, पेरेंट्स भी नहीं इस चीज़ को समझ एग्जैक्टली। जो डायनेमिक्स की आपने बात की सरवत, बहुत अच्छी, वो दो हैं। नंबर 1, पेरेंट्स उनको खुद इंडल्ज कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जब उनके सामने आप बात करेंगे या बच्चियों के सामने आप स्पेशली मदर्स ये कहेंगी ये कपड़े हमने पहले भी शादी पे पहने थे, हमने नहीं पहने, या जो है तो वो डेफिनेटली जो इनपुट जारी है हम सीखते हैं, ऑब्जर्व तो हम अपनी सोसाइटी से करते हैं। सेकंड बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये की कि जब आपने कहा कि बच्चियां जब ये देखती हैं और वो मैच नहीं कर पाती, तो उसके बाद बच्चियां हों या बच्चे हों तो कहीं ना कहीं हमें अब तरबियत की, जो जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, और ग्रूमिंग की, जिसको मैं एक्चुअली ग्रूमिंग कहती हूँ, और वो हमें सोसाइटी नहीं करनी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे कहा कि मीडिया इंक्लूडिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द सोशल मीडिया, वो समहाउ इसको कहीं ना कहीं नेगेटिवली हम प्रमोट इस वे में कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं, मैं एक्चुअली आपको बता रही हूँ कि सम ऑफ द केसेस द यंगस्टर्स दे केम टू मी विद द डिप्रेशन कि हमें स्कूल, अब हमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हुए वी फील एम्बैरेस्ड, स्पेशली जो उनके फंक्शंस होते हैं, उनके जो म्यूजिकल नाइट्स होती हैं, वो कहती हैं कि हम तो पेरेंट्स जो यहाँ मैं सिर्फ बताती चलूँगी कि पेरेंट्स को भी और हम सबको समझना चाहिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड डिज़ायर्स। यू हैव टू डिमार्केट कि आपकी नीड्स क्या हैं। आप बच्चे को अच्छी तालीम दो, मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चों की तालीम पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, लेकिन डिज़ायर्स और फिर जो विशेज़ हैं वो फिर एक विशियस साइकिल है, उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है, तो यू हैव टू, वो बढ़ता चला जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम उस सेगमेंट को, लीड क्लास को, विच इज़ वेरी हार्डली, मेरा ख्याल है 3 to 4% होएगा जिसको हम देखते हैं। तो मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगी जो गवर्नमेंट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्पेशली, कि दे नीड टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म बैक टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एटलीस्ट। और अगर हमारे जो प्रोफेशनल सर्कल्स, जैसे आप पूरी दुनिया में देखें, बैंक्स वगैरह में और दूसरे जो हमारे एरियाज हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म्स पहन, तो अगर यूनिफॉर्म का ट्रेंड आ जाए तो उससे एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है और काफ़ी हद तक इन चीज़ों को इंसान। डॉक्टर साहब, यूनिफॉर्म की आपने बिल्कुल ठीक बात की, मगर यूनिफॉर्म आप हर सतह के ऊपर यूनिफॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बच्चियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते कि भी आप हमें यूनिफॉर्म के ऊपर खड़ा कर दें लाके, जी यूनिफॉर्म पहने और डेली यूनिफॉर्म पहन के आए। चलिए कॉलेज की हद तक समझ आता है या स्कूल लेवल पे समझ आता है। अच्छा जावेद साहब, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की तालीम के हवाले से, हर शख्स चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें,
अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएं और बेहतरीन किस्म के इंसान बने, मगर जब हम उनके डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते या उस सोसाइटी में या उस स्कूल, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मौजूद बच्चों के साथ अपने बच्चों को मैच नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली आपका बच्चा आइसोलेशन में चला जाता है। फिर आप कोशिश करते हैं कि जी ये तालीम चलो छोड़ दो, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चे को आप किसी बहुत ही लो लेवल के इंस्टीट्यूट में जाके दाखिल करवा देते हैं। तो ना तालीम बच्चा हासिल कर पाता है, ना शख्सियत बन पाती है, और आइसोलेशन का वो अलग से शिकार रहता है। सोसाइटी में भी वो बच्चा मूव नहीं कर सकता। फिर जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। शुरू से बच्चे की काउंसलिंग होनी चाहिए और स्टेटस को से बच्चे को बचाना चाहिए। आप देखें, दुनिया में उन्हीं कौमों ने तरक्की की जिन्होंने सादगी अपनाई है। आप ये देखें कि ब्रांड जो लोकल हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, आप देखें कितनी हमारी फ़ॉरेन जो रेमिटेंसेस हैं, फ़ॉरेन मनी डॉलर्स की शक्ल में हम उनको पे करते हैं और वो इधर से अपने जो है प्रॉफिट की शक्ल में ले जाते हैं, जिससे हमारा जो कम से कम इस जो सिचुएशन है, जिस फाइनेंशियल क्रंच में हमारा मुल्क है, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जहाँ तक बच्चों का है, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बाप और माँ पहले रोल मॉडल है, वो उनको बताएं कि जी इस तरीके से नहीं बेटा, इस तरीके से। कोई गरीबों की भी आप हेल्प करें। आप ये ब्रांड का सूट ले रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि जब मैं ये सिर्फ औरतें, थोड़ा सा कहूँगा औरतें ही थोड़ी सी हैं कि बदनाम है, मर्दों में नहीं बहुत ज़्यादा, मर्दों में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, शूज़ के, इवन के सॉक्स के ब्रांड। तो इन चीज़ों से अगर हम बचेंगे, और हमारा दीन भी हमें सादगी सिखाता है, ठीक है। और आपको पता है कि सादगी में जो कशिश है वो किसी ब्रांड में नहीं है। और इसकी बजाय डॉक्टर साहब ने जिस तरह अभी फरमाया कि आप अपनी इंटरनल शख्सियत पे तवज्जो दें। इंटरनल, यहाँ मैं एक थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि ब्रांड के साथ साथ आप देखें आजकल होटल्स के कितने ब्रांड्स बन चुके हैं। आपको 2 जगह में अगर आप जाएं तो 2 जगह में आपको इतना रश मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। एक होटल्स हैं, एक हॉस्पिटल्स हैं। चलिए हॉस्पिटल, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, याहिया कराची से, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी याहिया, बात कीजिए। आपके तमाम मेहमानों को सलाम हो। बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा है ये। असल में ब्रांड कॉन्शियस, ब्रांड पहनना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ब्रांड का गुलाम होना बहुत बुरी बात है। यानी अगर आप सिर्फ ब्रांड को, ये ब्रांड पहनने के चक्कर में अपनी, यानी कहते हैं ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, तो अगर आप ब्रांड के चक्कर में अपने आप बजट से भी आउट हो जाते हैं। और फिर देखिए जो ब्रांड कॉन्शियस लोग होते हैं ना, जो लोग जो अल्लाह ने जिनको नवाजा, मल्टी मिलियनर लोग हैं, ठीक है वो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो आम आदमी अगर हम जैसे लोग करने लगे तो उसको सस्टेन करना मुश्किल है। फिर आप झूठी एक बनावटी जिंदगी में आ जाते हैं। जाहिर बात है, आप ब्रांड कब तक मेंटेन कर सकते हैं अगर आपके मसाइल ना इजाजत दें। तो और किसी भी शख्सियत को अगर आप बैठिए, आप जैसे भी बैठिए, मतलब आपका एक अंदाज़े गुफ्तगू है, आपने अगर ब्रांड नहीं भी पहना हो और आपकी शख्सियत, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हो, तो आप अपने आप को उजागर कर सकती है। तो मेरा तो सबको ये कहना है कि ब्रांड के गुलाम ना बने। अगर अल्लाह ने तौफीक दी, पहने ब्रांड, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये ना कि जैसे हमारे यहाँ ब्रांड के लिए मरने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर जब अगर देखें मेरी मूवमेंट की जगह, अगर मेरी मूवमेंट ऐसी जगह है जिसको गुची का पता हो, जिसको मोएडो का पता हो, जिसको यानी इस तरह की ब्रांड्स का पता हो, मैंने अगर जूते पहने हो सेंट माइकल के, और मतलब किसी की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं या बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जूतों के हैं, कपड़ों के हैं, वॉचेस वगैरह हैं, और इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें ब्रांड पहनना चाहिए अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है, मगर इसका गुलाम नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया याहिया, आपने हमें कराची से कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिस तरह से मुश्तबा, अभी याहिया भी हमारी रेगुलर कॉलर है, बात कर रहे थे कि आपको गुलाम नहीं होना चाहिए। आपने कितना अरसा खुद को इस हसार में रखा कि नहीं भी हमें ब्रांड पहनना होगा? कौन सी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी कि यार मैंने ये भी गलत किया, मैंने ये भी गलत किया, और आज आपको बड़ा अफसोस होता है काश मैं ये ना करता? अच्छा, इनका क्वेश्चन और इनकी जो इन्होंने बात की है, वो बात इन्होंने बहुत अच्छी की है। मैं टोटली इनसे एग्री करता हूँ कि जिनके पास है, जो अफोर्ड करते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि वो एक बहुत ही, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर ब्रांड्स के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पहने, उसमें बुराई बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रांड्स के लिए आप घर वालों के साथ, अगर आप उनके साथ कोई लड़ाई कर रहे हैं, दोस्तों में अगर आप चढ़ा रहे हैं किसी चीज़, असल में यंगस्टर्स के अंदर बेसिकली ये है कि हमने असल में आइडियल बना लिया सेलिब्रिटीज़ को और सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ को। वो ब्रांड्स पहनते हैं, बात उनकी हुई है, वो अफोर्ड करते हैं, वो ब्रांड्स पहनते हैं। उन्होंने डिफरेंट शोज़ में जाना आना है, उन्होंने हर जगह पे अपने जो ड्रामाज हैं, जो आपकी मूवीज़ हैं, उनकी प्रमोशंस करनी है, उन्होंने ब्रांड्स पहनने हैं, उनके लिए वो लाजमी है। अगर हम उनको देखते रहेंगे और अगर हम हर टाइम ये कहें कि हम भी ये पहने, ये भी पहने, नहीं,
सम टाइम आपको जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एडजस्ट करना पड़ता अच्छा, है। सूरत हाल तो इस हद तक बिगड़ चुकी है डॉक्टर साहिबा, जावेद साहब, मैंने मतलब लड़कों को भी देखा है, लड़कियों को भी देखा है, कपड़े तो कपड़े दूर की बात है, अच्छा फलाने सैलून से मैंने कटिंग कराई है, मैंने फलाने सैलून से आईब्रोज बनवा ली है, लड़कियां और लड़के इस हद तक पागल हुए हैं ब्रांड के पीछे। मेरे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, सब उनसे भी साथ बात करते हैं। हक नवाज हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया, ये प्रोग्राम मैं भी देख रहा था और मुझे आप सबकी डिस्कशन बहुत अच्छी लगी है, और ख़ासकर ये बच्चों के बारे में जो डिस्कशन हो रही है मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कोशिश किया कि मैं भी अपनी जो राय है दे सकूं। देखिए, बात हो रही है ब्रांड्स की, बात हो रही है बच्चों की तरबियत की। वालिदैन और बड़े भाई ये छोटे बच्चों का रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि हमने इस वक्त जो अपने बच्चे हैं, हमने उनको उनकी कैपेसिटी से ज्यादा लग्जरी लाइफ दी है, जो हमारे लिए वो बाले जान बन गई है। एक, अब हम उनको अपनी क्यों गलतियां हम बच्चों को जब थोपते हैं, तुम मेरी बात नहीं मानते, तुम ये हो गए हो, तुम ये हो गए हो, ये नहीं देखते कि वालिदैन ने क्या किया। बच्चा तो बच्चा है, चाहे उसकी तो कोई थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग पेरेंट्स की है। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि आज से पहले आप अपना छोटा दौर ले लें, हम सब अपने दौर ले लें, तो हमारे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी तरबियत क्या हुई है कि आज आप एंकर बन गई हैं, आप डॉक्टर बन गए हैं, आप फलां बन गए, आप फलां बन गए। क्या था कि वो बच्चे की शख्सियत को खराब नहीं करते थे। हम अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं, हम बच्चों को अपनी पेरेंट्स में, अपने इन लॉज में या अपने इन लोग बैठ के जी मेरा बच्चा तो जी मेरी गल नहीं सुनता, और नहीं भाई बात क्यों नहीं सुनता, आप अपनी गलती माने। मैं ये चाहता हूँ आपके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच हक नवाज, आपने अपनी राय इस सेगमेंट से मुतालिक हमारे साथ शेयर की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है, चलिए एक तो मान लिया कि आप घर वालों के साथ झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, जी हमने फलानी जगह पढ़ना है तो मुझे ये कपड़े चाहिए, ये जूता चाहिए, हर चीज़ इस तरह से चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो शायद अपना पैसा दिखाने के लिए, अपने पैसे की नुमाइश के लिए महंगे महंगे ब्रांड्स पहनते हैं। वाकई ऐसा होता है? इसको हम इसके लिए टर्म वी यूज इट द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, द सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट यू वांट टू लुक सुपीरियर। और हमेशा याद रखें कि शो ऑफ सुपीरियर वही करता है जिसको लगता है कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ी बात कहने लगी हूँ और अंदर की कि जिसको लगता है मैं कम हूँ, जिसको लगता है मैं भरा हुआ हूँ, जिसको लगता है मैं भरा हुआ हूँ, उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। नबडी इज़ सुपीरियर, नबडी इज़ इन्फीरियर। पहली बात तो ये जो ये जितने दोनों क्वेश्चंस हुए, अगर इसकी फिर रूट कॉज में जाएं तो सोशल अप्रूवल है। जहाँ हमें लगता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गो गैदरिंग्स में जब मैं जाती हूँ, ओह वाओ यू लुकिंग गॉर्जियस, यू लुकिंग, जो सोशल अप्रूवल हमें इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल नहीं चाहिए, हमने उसको नीड बना लिया ना, अननेसेसरीली नीड बना लिया। लोग मुझे कहें वाओ, जैसे आप मेकअप रूम से निकलें या हम कोई किसी कहाँ से, तो वाओ यू लुकिंग गॉर्जियस, ग्रेट, ये कपड़े कहाँ से लिए। तो ये जो अभी जावेद साहब ने बात की थी कि हमारा बहुत ज़रूरी है कि डिस्कशंस के अंदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज हुआ। वी नीड टू डिस्कस द आइडियाज रादर पीपल रादर द थिंग्स यू सी। तो उसके लिए अब हमें ट्रेंड करना है, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू यू एंड टू योर टीम कि एटलीस्ट इस टॉपिक को आज हमने पकड़ा और इस पे हमने बात की एटलीस्ट। एग्जैक्टली, लोग घबराते हैं कि जी हम कैसे बात करेंगे। आप बेशक किसी चीज़ का नाम मत लीजिए, मगर आप इसके ऊपर ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा जावेद साहब, कोई ऐसा मैसेज जो आप यंगस्टर्स को देना चाहें जो शदीद किस्म के पागल हैं ब्रांड्स के पीछे या शदीद किस्म के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर है कि भी पैसा ही मुझे दिखाना है, मेरे पास फलानी गाड़ी है, मेरे पास फलानी कंपनी की घड़ी है और मेरे पास पता नहीं क्या कुछ है, उनके लिए कोई आप उनको बता सकें, उनकी शख्सियत के लिए? जी, यंगस्टर के लिए सबसे मेरे ख्याल में ये मैसेज है कि ये स्टेटस को के कंपटीशन में ना पड़े और अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दें। और ये जो सोशल कंपैरिजन है जी कि मैंने ये कपड़े पहने तो उसने क्यों नहीं पहने, और फिर अभी आप लेडीज़ की बात कर रही थी, जो सेल लगती है ना, तो यकीन जाने जाके हैरानगी होती है कि जहाँ 2 सूट लेने गई हैं खवातीन, वहाँ 4-5 ले जाते हैं। सब माजरत के साथ खवातीन को ज्यादा टारगेट मत करें, मैंने मर्दों को भी देखा है, फैक्ट्री सेल लगती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल दोनों फैक्ट्री आउटलेट्स पे भागे में जाते हैं और ज्यादा सस्ती चीजें मिलती हैं। तो चलिए, ब्रांड कॉन्शियस कभी मत बनिए, ये तरबियत सिर्फ आपके पेरेंट्स की होती है। और आई पर्सनली प्रेफर दोज मेन एंड वुमेन्स जो कोशिश करते हैं कि कपड़ा खरीदें और अच्छे तरीके से उसको स्टिच कराएं, क्योंकि आपकी शख्सियत अंदर से भरी होनी चाहिए, बाहर का नमूदो नुमाइश किसी काम का नहीं है। मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान में मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे उन बीमारियों की जो अब बड़े तो नहीं, हर छोटे बच्चे में भी नजर आती है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
अभी हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी से मुताल्लिक जो कि हर घर में तकरीबन ही मौजूद तमाम अफराद को किसी न किसी तौर लाहक होती है, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों का हाई होता है, बहुत सारे लोगों का लो हो जाता है। और ब्लड प्रेशर के हाई या लो होने की वजह क्या होती है, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे जब आपको बीपी का यानी कि ब्लड प्रेशर का मसला होता है तो उससे मज़ीद कौन कौन से मसाइल जो हैं वो आपकी बॉडी में जन्म ले लेते हैं, इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़ हर्बलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। खुरम मुशीर को भी वेलकम करेंगे। थैंक यू खुरम, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे डॉक्टर ईसा भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया ईसा भाई, आपने भी हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में ज्वाइन किया। ईसा भाई, बीपी से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अब शायद बड़ों का मसला नहीं रह गया, ये हमें टीनेजर्स में भी बहुत ज़्यादा इशू ये नज़र आता है कि बीपी हाई या लो हो जाता है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ब्लड प्रेशर का मसला आखिर होता क्यों है? देखें, सबसे पहले तो ये बात जो आपने कही कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हाँ जी, ये इत्तफाक हुआ था मेरा किसी एक हार्ट के हॉस्पिटल का। आप बिलीव करें कि वहाँ बेडों पर जितने लोग लेटे हुए थे उनकी उम्र 30-35 से ज़्यादा नहीं थी। जब वहाँ के इंचार्ज से मैंने बात की, जो डॉक्टर थे, तो मैं समझा शायद ये ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे। ब्लड प्रेशर से आगे बात निकल चुकी, वो हार्ट के पेशेंट थे। जबकि 35 साल की उम्र में बंदा दूसरे को दिल का दर्द दे देता है और वो खुद उसमें मौजूद थे। हाँ। उसकी रीज़न सबसे बड़ी एक तो हमारा लाइफ स्टाइल है। हम बाहर बहुत ज़्यादा आजकल खाते हैं होटलों का, हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि हम खाते हुए ये कभी सोच लें कि जो मैं खा रहा हूँ उसमें कैलोरीज कितनी है, मेरी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। एक ये बड़ा मसला है। दूसरा स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये बहुत बड़ा मसला है। तीसरा हमारा स्ट्रेस, ये जो हम जज्बाती हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर पीछा करता है। एक न एक दिन ये पेशेंट ज़रूर बनते हैं। और ये बज़ाहिर छोटी बीमारी है, लेकिन दुनिया के डॉक्टर इसको साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश कातिल कहते हैं। तो अब अंदाज़ा करें कि चोर हमारे घर आएगा, फ़ोन तो करेगा नहीं, तो कातिल फिर आपको बताएगा भी नहीं। तो इसलिए इसको ब्लड प्रेशर के मरीज़ को तो चाहिए कि मॉनिटरिंग ज़रूर करें। हमेशा हमारे पाकिस्तान में लोग दवाइयाँ खाते हैं, वो चाहे मेरी डॉक्टर खुरम की या किसी और डॉक्टर की, लेकिन दवाइयों से ज़्यादा अहमियत दें, अपने ब्लड प्रेशर को चेक ज़रूर करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूरी है लोगों को ये जहन में रखना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा रोल है हमारे रात के खाने के बाद हमारा बेड पर बैठना या टीवी के सामने बैठ जाना घंटों, यानी कि खाने के बाद हमारे वॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि हदीस में ये आता है कि 40 कदम खाने के बाद चलना चाहिए, नाश्ते के बाद नहीं कहा गया। इसका मतलब कोई अहमियत है, क्योंकि सोलर जब सूरज डूब जाएगा तो मैदे का सिस्टम उतना रहता नहीं है। तो इसलिए आप रात को वॉक बहुत अच्छी करें। खुदा न खास्ता आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए हैं और आप कोई दवाई ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरी इन दवाइयों से जान छूट जाए, तो फिर जैसे मैं कहता हूं कि अल्लाह ज़मीन पर नहीं उतारेगा उस बीमारी को जब तक उसका इलाज ना हो। आपके घर में ये तीन चीज़ें होती हैं। मैं बताऊं, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की रेसिपी बना के अगर आप कहें, मैं ईसा भाई के साथ साथ आपसे पूछती रहूंगी, क्योंकि हमारे कॉलर भी हमारे साथ साथ मौजूद होंगे, उनके मसले पर भी बात करते रहेंगे और फिर जिस तरह से उनके क्वेश्चंस होंगे उस तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा खुरम, लोगों को बीपी का मसला होता है जी, ब्लड प्रेशर का हमें मसला है। बहुत सारे लोग खुद ही अज्यूम कर लेते हैं हाँ मुझे तो बड़ा हाई ब्लड प्रेशर का मसला है। बड़े लोग ये कह देते हैं नहीं मेरा बीपी बड़ा लो हो जाता है। फर्क इन दोनों का हमें पता कैसे चले कि जी हमें बीपी का अगर मसला है तो ये हाई है या फिर लो है? बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कि एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल इशू बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सेकंड चीज़, अगर आप ओवरवेट होते हैं, ख़ास तौर पे मर्दों के लिए ख़तरे की घंटी तब बजती है जब आपकी बेली, जब आपका पेट का फैट बढ़ जाए, और ख़वातीन का ये कुप का हिस्सा, अगर ये दो चीज़ें बढ़ना शुरू होती हैं, ख़वातीन की थाइज़ और हम यानी राने और हम, और मर्दों का पेट, जब ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर की अलामात सही होना बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आपकी वेसल्स हो जाती हैं सख्त, और आप जो ब्लड आपका पंप करता है वो बिल्कुल उसके, देखिए पंप अगर आपका स्लो हो जाए तो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि आपका ब्लड रुक के, जैसे अगर आपकी पाइपलाइन फंस जाती हैं तो आपका ब्लड रुक के जाता है, जिससे आपको हार्ट को बहुत एफर्ट करना पड़ती है और आप डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में आना शुरू होते हैं। आपको नेज़ल कंजेस्शन से अलामात शुरू होती हैं और फिर आपको सांस लेने में बड़ी डिफ़िकल्टी, बहुत जल्दी आप हाँफ जाते हैं, बहुत जल्दी आपके अंदर थकन आ
जाती है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन का भी इशू ये है कि उनका होता कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा डाइट बैलेंस नहीं लेती, फ्राइड चीज़ें लेती हैं। अच्छा, मैं एक आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि एक तो आप अगर बैठ के पोछा लगाएं, नंबर 1 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा और आपकी जो वेसल्स हैं, जो आपकी नालियाँ हैं, जो शरियाने हैं जो आपको ब्लड देती हैं, वो नरम हो जाए। देखिए जैसे एक पाइप होता है, सख्त होता है तो वो मूव नहीं करेगा तो आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर आपकी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी बॉडी में भी तो बहुत तेज से फर्क पड़ता है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सॉल्ट है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ अब एक ट्रेंड ही बन गया है कि कोई बात होती है तो वो फौरन गूगल करते हैं। एक सॉल्ट है आम, जैसे हम चाइनीज़ खाना भी खाते हैं, पाकिस्तानी खाते हैं, तो नमक के अंदर अगर एक सॉल्ट है सिट्रेट मिलेट, ठीक है, सिट्रेट मिलेट, जो आपको बहुत ज़्यादा, उसकी स्पेलिंग भी मैं आपको बताऊंगा, अगर वो ऐड कर लें तो आपकी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाती है। ख़ास तौर पे मैं कंपनी आपको नहीं दिखाऊंगा, ये देखिए ये एक डिब्बा टाइप है इस तरह की, उसमें एक जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपको खून जो है तेज चाहिए होता है, पंप आपका हार्ट तेज करेगा, तो आपकी वेसल्स को ये हमवार करता है, इसके अंदर जितनी भी रुकावटें आती हैं उनको रोकता है। तो अगर आप ये हल्का हल्का आपके सॉल्ट में शामिल होगा तो आप एक तो एक्टिव रहेंगे, सुबह को थके हुए नहीं उठेंगे, और खवातीन आपके लिए बिल्कुल मेरा बीपी पता नहीं, हाँ ये आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। खवातीन की बात कर रहे हैं ना, तो खुरम हमारे साथ कुछ खवातीन भी लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रिदा हमारे साथ पहली कॉलर मौजूद है जी। रिदा बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मेरे ना मियां को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रा हाई हो जाता है, तो ना अचानक ही गुस्सा आ जाता है उनको, और फिर वो कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये आप अपने हस्बैंड की बात कर रही हैं? तो मुझे फिर गुस्सा आ जाता है कि आपको क्या होता है अचानक से। अच्छा, बच्चों को डांटते हैं, मुझे भी डांटने शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, आप परेशान ना हो, अभी हम ईसा भाई से और खुरमशीर से इसका आंसर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने हमें कॉल की। नाइला हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी नाइला बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं पूछना चाह रही थी कि मेरी छोटी सी एज है और मेरी शादी हुई है, तो मुझे ना शादी के पहले मुझे कभी ब्लड प्रेशर ना लो हुआ था ना कभी हाई हुआ था, तो अब मुझे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता होता है मेरा ना, और सारे इतना ज़्यादा चकराता है ना, इस तरह लगता है जैसे हर चीज़ कांप रही है, हर चीज़ इस तरह चकरा रही है। कितना अर्सा हो गया नाइला आपकी शादी को? मेरे 8 महीने हुए हैं। 8 महीने हो गए हैं। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको खुशी अता की है, इस वजह से तो नहीं है? जी मुझे कुछ लग रहा है इस तरह से भी, कुछ अभी चेक नहीं करवाया अभी मेरी डेट, मतलब इस तरह से। ठीक है, बेहतर ये है कि आप पहले अपने मौलिक से रब्ता करें, डॉक्टर से, लेकिन इसके साथ साथ ईसा भाई और खुरम नशीर से भी हम पूछ लेते हैं कि इसका क्या हाल हो सकता है। थैंक यू नाइला, आपने हमें कॉल किया। ईसा भाई, जिस तरह से बीपी लो के हवाले से भी बात हो रही थी अभी खुरम के साथ, लेकिन शो से पहले भी आप हाई बीपी के हवाले से बता रहे थे कि कुछ आप बनाएंगे। अभी हमारे जो कॉलर मौजूद थी रिदा भी हमारे साथ, वो कहती है कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उसके लिए आप कुछ बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए? हाई बीपी वालों के लिए जो घर में वो इजीली बना सकते हैं और बहुत अच्छा बीपी पे काम ये करता है, इसमें उन्होंने मगज़ कद्दू जो आम मिल जाता है 25-50 रुपए में अच्छा खासा मिल जाएगा, हमने लेना है मगज़ कद्दू, उसके साथ हमने इसमें मगज़ काहू, ये भी पूरे पाकिस्तान में छोटे मोटे पंसार के पास भी मिल जाता है। मगज़ काहू और मगज़ कद्दू दोनों को मिक्स करना है। उसके बाद गुले सुर्ख लाल गुलाब जो होता है उस फूल को ड्राई कर लें तब भी ठीक है, नहीं तो गुले सुर्ख के नाम से ये मिल जाता है। ये हमने तीनों चीज़ों को एक क्वांटिटी में जितना आप चाहें बना के रखें। अगर ऑलरेडी आप पेशेंट हैं और ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयाँ आपने यकदम बंद नहीं करनी है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मगज़ कद्दू हमने लिया था, हमने मगज़ काहू लिया था और गुले सुर्ख, 3 चीज़ें सिर्फ हमने ली हैं। हम वज़न इसका हमने पाउडर बनाकर डबिया में रख देना है, आधी चमची सुबह शाम खाएं। अल्लाह ताला ने चाहा 15-20 दिन में उनकी मेडिसिन तो छूट जाती हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो दवाई भी छोड़ सकते हैं। ये है उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। और सपोज करें खुदा न खास्ता ये ज़्यादातर हाई का जो है रेशो हम देख रहे हैं ये मर्दों में ज़्यादा है, लेकिन ख़वातीन में लो का बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर में भी तबीयत बड़ी हसास हो जाती है,
मतलब वो आप सुस्त हो जाते हैं, आपका दिल चाहता है बस आप बेड पे लेटे रहें, तो ऐसी सूरत में एक दवाई घर में बना के रखें जो हमारी क्लिनिक की दवाई से भी ज़्यादा अच्छी होगी। आपके किचन में जाइए, किचन में आप जाने के बाद लौंग उठाइए, ये जो आप बिरयानी वगैरह में लौंग डालते हैं, 2 चम्मच लौंग ले लीजिएगा, आधी चमची आपने उसमें नमक ऐड करना है। ठीक। आपने 2 चम्मच लौंग में आधी चमची नमक इसका मिक्स करके अच्छी तरह सुरमे की तरह पाउडर बनाकर एक शीशी में रख लें। हाई ब्लड प्रेशर वाले से इसको दूर रखें क्योंकि ये लो ब्लड प्रेशर के लिए। आपको फील होता है कि आप लो ब्लड प्रेशर में हैं, हल्की सी आपने चुटकी उठाकर ज़ुबान पे लगानी है, विद इन 2 और 1 मिनट के अंदर आप एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। सही है। लेकिन ईसा भाई, हमारे साथ जो एक कॉलर मौजूद थी नाइला, उन्होंने बताया कि शादी से पहले उन्हें बीपी लो का मसला नहीं रहता था या कभी भी उनका बीपी हाई नहीं हुआ था। 8 महीने हो गए उनके शादी को, मे बी शी इज प्रेग्नेंट, लेकिन अभी वो डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट नहीं किया। क्या वो भी इसको यूज कर सकती हैं, जो आपने ये लो ब्लड प्रेशर के हवाले से बताया? रखिएगा कि हाँ, ये ज़हन में रखिएगा कि प्रेगनेंसी में 2 सूरताल पैदा होती हैं सर्टन खवातीन को, या तो उनका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसी सूरत में जो भी उनका वहाँ डॉक्टर है उससे रिकमेंड करके दवाई लें, बजाय कि वो, क्योंकि माँ बन रही हैं, वो उनके पेट में बच्चा भी है, तो वो टोटके से परहेज करें। इस चीज़ों से नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन बेहतर है कि आप अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा कर क्योंकि वो फिजिकल देख रहे हैं, वो उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, मैं जो यहाँ नहीं कर पाऊंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंसर्न करके, और ये वक्ती तौर पे होता है, जब वो बच्चा हो जाता है तो ये ब्लड प्रेशर रहता नहीं है, अमूमन नॉर्मल बॉडी हो जाती है। सही है, यानी कि ये वो मेरी जो बहन अभी नाइला हमारे साथ मौजूद थी, वो देख लें, सुन लें इस चीज़ को कि बिल्कुल भी हमारे साथ इस तरह का कोई भी, जिस तरह से ईसा भाई ने भी कहा है कि पहले सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी चीज़ को यूज़ करें। बाकी डॉक्टर एक हमारी बहन ने कॉल की थी कि मेरे शोहर को ब्लड प्रेशर हाई है और उनको गुस्सा बहुत आता है। जी 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 बिल्कुल। ईसा भाई, उनका रिप्लाई ले लेते हैं, लेकिन मेरे साथ चूंकि कॉलर भी मौजूद है, मैं कह रही हूँ उनसे पहले बात कर लेते हैं। रिदा हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी रिदा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ईसा से बात करनी है। वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए, वो सुन रहे हैं। डॉक्टर ईसा, मुझे ना की डिजीज है, आपको पता होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम होता है वो। जी जी। तो उसके हवाले से कोई रेमेडीज अगर आप बता सकें और परहेज बता सकें प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच रिदा, आपने हमें कॉल की, थैंक यू। ईसा भाई, एक तो वो जो आप बता रहे थे कि उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा हाई बीपी का मसला रहता है, दूसरा रिदा का मसला है, वो कहती हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है इनकी, कुछ जो एहतियात हो सकती है, कुछ इस्तेमाल हो सकता है, उससे मुतालिक भी बता दें। अच्छा, इसमें एक तो वो आपने 2 सवाल कर दिए, एक तो शायद उनका किया जिनको गुस्सा आता है, जी जी, और हाई ब्लड प्रेशर है। हाँ। अच्छा, अब वो हाई ब्लड प्रेशर का तो मैंने बता दिया जी। उनकी मिसेस को कहें, कोई जब उनको गुस्सा आता है तो एक जो कोई भी पेपर लेके उसको तावीज़ नमा ऐसे दबाएं, और शोहर को कहें कि ये दांतों में दबाएं, और डॉक्टर ईसा ने कहा है बात नहीं करनी, क्योंकि जब तक वो दबा रहेगा उनको गुस्सा नहीं आएगा। तो ठीक है, गुस्से को तो कंट्रोल किया जाता है, गुस्से को तो इंसान कंट्रोल करे, उसको पता है कि भाई इतने गुस्से में जो शौहर होगा वो दांतों के नीचे कैसे दबाएगा, वो तो और गुस्सा करेगा। और बेटा, ये तो इंसान को सोचना चाहिए, गुस्सा अल्लाह ने सबको दिया है, लेकिन हमें गुस्से को पी जाना है। हाँ। फिर लोगों को माफ करना है। अल्लाह ताला इसी को कहते हैं कि ऐसे लोगों को मैं पसंद करता हूँ। अब गुस्से की दवाई क्या होगी, डॉक्टर खुरम तो दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है। मैं खुरम अच्छा, दूसरा इन्होंने जो बच्ची ने कहा, जी जी, दूसरा जो हमारी बच्ची ने कहा, इनको ये 4 चीजें लेनी है घर से, जो पीसीओ की बता रही थी। इनको लेना है 25 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम इन्होंने कलौंजी लेना है, 25 ग्राम इन्होंने मेथी लेना है, और 25 ग्राम इन्होंने वो लेना है छोटी जो इलायची होती है। ठीक। इन चारों चीज़ों को हम वजन लेकर हम पाउडर करेंगे। आधी चमची सुबह न्यार मुँह लेंगे, आधी चमची रात को खाने से पहले लेंगे। अल्लाह ताला ने चाहा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 6 से 8 महीने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्योर हो जाता है। फिर भी अगर वो गायनी ने अगर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह किया है वो हम तक पहुंचा सके, तो उसको देखने के बाद शायद हम ज्यादा उसको कोई और भी रिकमेंड कर सके, बेहतर तरीके से कर सके। अच्छा, हम देखते हैं कि अब बड़ों में नहीं, ये बच्चों में भी मसला ट्रांसफर हो गया हुआ है कि उन्हें बीपी का मसला रहता है। जितना बहुत सारे ये यंगस्टर हैं जिनको अभी अदनान ने भी हमें कॉल की
तो ये मसला पैदा क्यों होता है हमारे रोजमर्रा के रूटीन में? ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम सब के सब लोग बीपी का किसी ना किसी तरीके से शिकार हैं? जी बिल्कुल, मैं साइकोलॉजिकल इशू बताने से पहले मैं आपको बड़ा एक फैक्चुअल बता रहा हूँ। एस का बड़ा रोल है, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग बहुत करते हैं, ठीक है, अगर आप स्पाइसी फूड बहुत लेते हैं, अगर आप स्ट्रेस में बहुत लेते हैं, अगर आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हेल्दी नहीं है, ठीक है, और आप स्पाइसी फूड बहुत खाते हैं, तो आपके अंदर ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की अलामात बहुत ज़्यादा होंगी। अच्छा, एक तो ये इनहेरिटेड भी होता है, विरासत में भी मिलता है। सेकेंड चीज़, आपको अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो लिपिड को ख़त्म करे। स्मोकिंग आप ना करें, और लिपिड के अंदर अगर आप लिपिड की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, लोग बहुत एक हमारे यहाँ ट्रेंड है कि जी जब तक पराठा डेली नहीं खाएंगे जी नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, सेकंड चीज़ जी बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों का लाइफस्टाइल। अच्छा, लोग बैठे होते हैं जी, आप लस्सी ज़रूर पिएं जी, लस्सी आप थोड़ा उसके अंदर चिकनाई भी हो, मगर क्वांटिटी होती है हमारे यहाँ। अगर आप किसी को दूध कहते हैं, जो समझते हैं दूध का मतलब है 2 किलो पीना है, कलेजी आप कहेंगे जी बहुत सारी खानी है। हर चीज़ लें आप बैलेंस में, और फाइबर आपके अंदर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड चीज़, ये जो अदनान कहते हैं, इनकी एज, अगर ये एक्टिविटी नहीं करेंगे, जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उससे मुराद ये कि इनका वेट, देखिए आप हमारे यहाँ एक ये बड़ी ऑब्सलीट हो गई जिसको उर्दू में कहते हैं मतरूक हो गया, कि वेट करना बड़ा सेकेंडरी है। आपका वेट हो सकता है 90 kg हो, मगर अगर आपके अंदर फैट नहीं होगा, बॉडी में चर्बी नहीं होगी और आपका मसल होगी, तो आपको हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां नहीं होगी। आपका जब मसल होती है वो भारी होती है और चर्बी हल्की होती है, मगर जो आपका, एक तो आपको वेइंग मशीन आप बिल्कुल छोड़ दें, रोजाना लोग वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, आप ये देखें कि आपकी बॉडी कंटोर्ड है या कटी कटाई है, वो कहते हैं ना उसको थ्रैश कर दें आप, बिल्कुल कटी हुई बॉडी हो, उसमें आपके अंदर एक मूवमेंट हो, तेज दौड़े, और चर्बी को आप फैट में फैट को जब आप मसल में चेंज करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली वो कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा खुर्रम, मुझे अभी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा फौरी तौर पे, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। अभी हम छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में ईसा खुर्रम मशीद दोनों ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे, क्योंकि बीपी से मुतालिक बात चल रही है। तो बीपी आपके अंदर बहुत सारी बीमारियों को भी जन्म देता है, और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा इशू में नजर आता है कि ब्लड प्रेशर की वजह से लोग दिल के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो दिल के अमराज के हवाले से खास तौर पे इनका बीपी के साथ क्या ताल्लुक है और कैसे खुद को बचाया जा सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में चूंकि हम बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और ब्लड प्रेशर के साथ इंसानी जिस्म की बहुत सी ऐसी रीजंस या मसाइल जुड़े होते हैं जो इसी की वजह से जन्म लेते हैं, और उसमें सबसे जो गंभीर मसला होता है, संगीन इशू होता है, वो होता है कि दिल आपका इफ़ेक्ट होता है बीपी के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस हकीकत से वाकिफ़ ना हो, लेकिन आज हम अपने इस शो में उनको ये भी रहनुमाई फराहम करेंगे कि किस तरह से आपका बीपी का मसला आपके दिल को अटैक कर सकता है। हमारे साथ खुर्रम मुशीर और ईसा भाई तो मौजूद हैं ही, मगर इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में हमें जिस गेस्ट ने ज्वाइन किया है वो है डॉक्टर नजम हैदर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब माहिर अमराज़ क़ल्ब हैं, और दिल के हवाले से ख़ास तौर पर हम डॉक्टर साहब से शुरू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बीपी से मुताल्लिक़ हम बात कर रहे हैं। बीपी का मसला जिस तरह से सब जानते हैं, एक वक्त था कि शायद बड़ों में हमें नज़र आता था, टीनेजर्स में भी नज़र आता है, मगर हम देखते हैं कि अब बच्चे भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि हमें बीपी का इशू है, बीपी लो हो गया, बीपी हाई हो गया। बच्चों में ये मसला क्यों पैदा हो जाता है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं 92 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लोगों के नो हाउ के लिए हमें बुलाया। बच्चों की असल में दिल के अमराज बड़ों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, बीपी की वजह से बच्चों को ये मसला हो जाता है, और ब्लड प्रेशर की रीज़न बच्चों में एडल्ट से डिफरेंट है। बड़ों के अंदर खुराक सबसे बड़ी अलामत खुराक और उनकी हैबिचुअल है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की अलामतें आती हैं। अच्छा। बच्चों में 90% खासकर छोटे बच्चे जो 3 साल से नीचे होते हैं, उनके ऊपर दिल के नुक्स की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और वो दिल के नुक्स पैदाइशी नुक्स होते हैं, जैसे मेन शरियान का पैदाइशी तौर पे तंग होना या बंद होना, या इसी तरह मेन शरियान के ऊपर पैदाइशी ही तौर के ऊपर कोई मेन वाल्व का बंद होना। तो ये वो रीज़न है, या बच्चों में पैदाइशी तौर पे गुर्दों का मसला होना,
ये वो अलामतें हैं जिसकी वजह से इनकी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ठीक ठीक। तो खुराक का अमल दखल पैदाइशी नुक्स से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए बच्चों के ब्लड प्रेशर की रीज़न दिल के नुक्स के वजह और या गुर्दों के नुक्स की वजह से पैदाइशी नुक्स की वजह से इनमें ये ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अच्छा, कुछ ऐसी डाइट भी शायद हम डॉक्टर साहब बच्चों को देते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्या ऐसी कोई डाइट्स भी मौजूद होती हैं जो बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए? जी बिल्कुल, ख़ासकर ये जो खुराक जिस तरह कोक है, कैफीन है, चाय जिसे हम बच्चों को बड़े शौक से दूध में चाय डाल के पिला रहे होते हैं, बल्कि मैंने देखा डॉक्टर साहब पूरा फीडर माँ बाप ने भर के दिया होता है बच्चों को, चलो पीते रहो। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो हम पिज़्ज़ा है, जो चीज़ खा रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके दिल की धड़कन को भी बढ़ाती हैं और दिल के ऊपर बाद में ब्लड प्रेशर की अलामतें भी ज़ाहिर करती हैं। और यही वजह है कि अब जो हमारे प्रैक्टिस के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो बच्चे मैट्रिक FSC के लेवल पे अब उनके ऊपर ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया है। ये बड़ी ख़तरे की अलामत है। जो भी पेरेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं, हम बच्चे को बड़े शौक से फास्ट फूड तो खिला देते हैं, लेके भी जाते हैं और शौक से कहते हैं बेटे और खाओ, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि हम जो शिकायत करते हैं अपने बच्चों की बीमारियों की या बच्चों के गुस्से की या बच्चों के BP की, तो उसकी मेन वजह ये फास्ट फूड होता है जो हम बड़े शौक से ये जहर अपने बच्चों को खुद दे रहे होते हैं। अच्छा खुरम, चूँकि बच्चों के हवाले से भी बात चल रही है, BP का ताल्लुक बन जाता है आपके दिल के साथ, तो हम रोज़ाना अपनी रूटीन में बड़े ऐसे कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करें अगर उनको BP का मसला है कि वो उनके हार्ट को अटैक ना करे, उनका दिल मजबूत रहे? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो हमारे यहाँ एक तो जौ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जौ का आप दलिया खाएं स्किम मिल्क में, ठीक है। आप कोशिश करें कि जी इंजीर कि 1 से 2 पीसेज आप ज़रूर लिया करें, वो हार्ट को बड़ा पंप करती हैं। बेरीज एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन A, C और E, उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड। आप यकीन करें हम लोग इतने प्रोग्राम कर चुके हैं कि जी आप फ़िश ज़रूर खाया करें। लोगों के जहन में हमारे यहाँ एक ही सवाल आता है पाकिस्तान में कि जी गर्मी में मछली, आप बांग्लादेश में देखें, आप थाईलैंड में देखें, आप चीन में देखें, आप इंडोनेशिया में देखें, लोग मछली खाते हैं तो आपका हार्ट बड़ा मजबूत होता है। सेकंड चीज़, आप जो बहुत सारे एक हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, आप यकीन करें मेरी मेरे पास फैमिली आई और उनके बेटे की शादी पोलैंड में हुई थी। पोलैंड की लड़की थी, वो यहाँ आई। अच्छा, उसकी खातरें करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जी अच्छा खाना, जो हमारे यहाँ जैसे एक जॉइंट का बड़ा जिंगर नहीं मशहूर, जी वो रोज़ाना उनको वहाँ का जिंगर दे रहे हैं, कभी वहाँ के पिज़्ज़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारी जो बहू हैं वो खुशी नहीं होती हैं, हम तो इतने महंगे खाने दे रहे हैं। बहू कहती थी कि भाई आप मुझे ये दे दें, आप मुझे खीरा दे दें, आप मुझे जिंजर वाला ड्रिंक दे दें, आप मुझे कच्चे फल दे दें। ये लोग समझते थे कि जितने ज़्यादा फ्राइड चीज़ें होंगी पाकिस्तानी, पता हमारा एक थोड़ा सा अलमिया आप कह लें हमारा हुआ है कि हमने एक स्टेप बगैर सीढ़ी के हम ऊपर चले गए। एजुकेशन के बगैर हमारे पास आ गया है गूगल। बेसिक तालीम अभी है नहीं, हमारी प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं है और गूगल आ गया, तो लोगों को एक सेंस डेवलप नहीं हुआ कि जी आप महंगी चीज़ें नहीं, आप सस्ती चीज़ें, आप घर में खाना उगाएं, आप कच्ची प्याज खाएं, आप चुकंदर खाएं। लोग समझते हैं, एक तो हमारे यहाँ थोड़ा कॉन्शियस भी हैं, लोग समझते हैं कि जी जितने आप महंगी चीज़ें या शो ऑफ करेंगे तो वो जो है वो स्टेटस उनका ऊँचा होगा। आप जितनी जौ बाजरा, जौ का दलिया, साबूदाने की खीर, ये चीज़ें अगर आप खाएंगे और थोड़ा सा वर्कआउट अपने हाथों से, आप थोड़ा चक्की पीसे, मर्दों को चाहिए उठा के गमले उठा के बाहर रखें, थोड़ा बॉडी को आपके चुस्त होना चाहिए। जितनी बॉडी चुस्त होगी उतना हार्ट आपका चुस्त होगा, जितनी बॉडी ढीली होगी उतना आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल सोता चला जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। अच्छा इससे भाई, ये जिस तरह से खुरम से भी हमने बात की, बहुत सारे लोग जो कि हार्ट पेशेंट हैं और उनको BP का मसला भी रहता है, किसी का हार्ट के साथ साथ इशू के साथ BP लो होता है या किसी का हाई हो जाता है। ये तो वो मल्टीपल बीमारियां हैं जो उनको लाहक होती हैं और इसमें ये होता है कि जी आप ये चीज़ खाएंगे तो आपकी सेकंड बीमारी इफेक्ट करेगी, आप इसको अवॉइड करेंगे तो दूसरी को नुकसान पहुंचेगा, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में जब आपको मल्टीपल हो और ऑपोजिट बीमारियां लग जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया था कि ये बीमारी बनती ही क्यों है, और ब्लड प्रेशर के लिए आपके स्टूडियो में डॉक्टर साहब भी हैं, इस चीज़ की तस्दीक करेंगे। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो जहन में रखिएगा, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, फालिज हो गया, किडनी फेलियर में चली गई, ये ब्लड प्रेशर के बगैर नहीं होती। जब शूटअप होता है तो ये कोई ना कोई वार करके चला जाता है।
हमें चाहिए उन लोगों को जो अभी बीमार नहीं है, अभी उनको ब्लड प्रेशर नहीं है, अभी उनको कुछ नहीं है, और वो चाहते हैं कि हम ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल करें कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बने, मुझे कभी दिल की बीमारी ना हो। उसमें ज़रूरी है कि एक तो रात की खाने की क्वांटिटी बहुत कम कर दें, कोशिश करें सादा खाना खाएं, जितना भी हो सकता है घर का खाना खाएं, सुबह में अच्छा खाएं, रात में कम खाएं, और अपनी रूटीन में बना लें अर्के गुलाब। हमारे यहाँ तो पता नहीं अभी तक हम अर्के गुलाब से मुंह ही धोए जा रहे हैं, जर्मनी में अब इसका दिल का इलाज होता है। अच्छा, करना ये होगा कि अर्के गुलाब प्योर होना चाहिए। प्योर की निशानी ये है कि उसमें ज्यादा खुशबू नहीं होगी, जितनी ज्यादा खुशबू होगी समझ लीजिए सनसेटिक को। तो हमने करना ये कि आधा कप जो है अर्के गुलाब का हमने वो लेना है और इसके अंदर बाकी पानी ऐड करना है। सुबह निहार मुंह रूटीन बना लें कि ये 1 गिलास आपने निहार मुंह पीना है। अगर ये आप पी रहे हैं तो अल्लाह ताला ने चाहा आप दिल के कम से कम मरीज नहीं बन सकते हैं। हाँ, अगर आप सिगरेट वगैरह या इस तरह की चीजें उनको भी आप अवॉइड करें। सेकेंडली, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, ये लौकी है। ये लौकी हमारे घरों में, और ये हदीस में इसका जिक्र है। मैं ये एक इसको मिरेकल कहता हूँ, यानी कि अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, क्योंकि हम ये सब्जी नॉर्मल घर में भी नहीं खाते लोग, लेकिन इसके फायदे बता रहा हूँ सिर्फ आपको कि 1 गिलास जैसे ये मैंने बना के रखा है लौकी का जी। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपको एंजियोप्लास्टी होगा, आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपके वॉल बंद हैं, आप इमरजेंसी में आप ज़रूर जाएं ट्रीटमेंट कराने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मौका है, अभी आप सेविंग में हैं, आपके वॉल बंद हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन में टाइम है, तो आप सिर्फ इतना करें कि 1 गिलास लौकी का जूस निकाल लें। आप लौकी उठाकर चॉप करके जूसर मशीन में डालकर इसका एक जूस निकाल दें। इसके अंदर आपने ऐड करना है पुदीना। ये जो घर में हरा हुआ पुदीना होता है, ये सुखा लें या उसका पाउडर कहीं से ले लें। ½ टीस्पून हमने लौकी के अंदर पुदीना डाला है, और चुटकी इसके अंदर हम काले मिर्च डाल रहे हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से मैं ये कह रहा हूँ कि 3 महीने मुसलसल पिए, एक भी वॉल ऐसा नहीं होगा जो बंद मिलेगा आपको। ऐसी शरियानें खुल जाएंगी कि आपको डॉक्टर ईसा को भी 10,000 रुपए महीने के नहीं देने पड़ेंगे। सही है, ठीक है। चलिए, ये तो आपने मशवरा दे दिया लोगों को। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, सानिया, उनसे बात करते हैं। जी सानिया, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, जो मेरी अम्मी का मसला है, दिन में 2 से 3 मरतबा उनका जो ब्लड प्रेशर है ना वो लो हो जाता है, हाथों और पाँव से पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और हाथों और पाँव से पसीने आना शुरू हो जाते हैं, ठंडे पसीने, और जो दिल की वाली जगह पर भी दर्द शुरू हो जाता है, और जो दाईं साइड है ना वो सुन्न होना शुरू हो जाती है दिन में 2 से 3 मरतबा। अच्छा सानिया, ये कब से मसला है उन्हें, कब से है? ये 1 से 1.5 साल हो गया। 1 से 1.5 साल हो गया। ठीक है सानिया, अभी इसका जवाब भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की। बहुत सारे लोग हैं जो शायद उन्हें गैस का मसला होता है, बहुत सारे लोग हैं जिसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद हमें दिल का कोई आर्ज़ा लाहक हो गया है। इसका किस तरह से पता चलाया जाए कि भाई आपको दिल का कोई मर्ज़ लाहक है भी या नहीं, या फिर आपकी डेली रूटीन में हल्का फुल्का आपकी डाइट में कोई ऐसा मसला आया है जिसकी वजह से आपके दिल की तरफ अटैक हो रहा है? हाँ, ये बहुत आम अलामतें हैं, और अक्सर ख़ासकर जीपी से ये मिस हो जाता है कि ये जो प्रॉब्लम पेन की चल रही है, क्या ये गैस की वजह से या दिल की वजह से। जो दिल का हार्ट पेन होता है वो हमेशा रेडिएट करता है, और गैस यूजुअली रेडिएट नहीं करती। और हमेशा ये होता है कि वो आपको एक टिपिकल आप हाथ रख के एक जगह पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा दर्द इस जगह पे हो रहा है, इसका मतलब वो मस्कुलर या गैस की दर्द है। ये मीठी मीठी हल्की सी सॉफ्ट दर्द होती है, और हमेशा उल्टे बाजू की तरफ रेडिएट करती है, या आपके जॉ की तरफ रेडिएट करती है, और थोड़ा सा भी एक्सरसाइज या आप चलें फिरें तो ये दर्द बढ़ जाती है। तो ऐसे अलामतों पे फौरी तौर पे आपको अस्पताल या डॉक्टर के पास जाके रजू करना चाहिए, स्पेशलिस्ट के पास जाएं कि वो आपका पूरा वर्कअप कर सके, और रूल आउट वक्त से पहले कर ले तो बेहतर है। अच्छा, जिस तरह से हमारी ये कॉलर भी थी अभी, उनकी वालिदा को आप समझते हैं किस तरह को मसला, उन्होंने बताया 2 से 3 बार दिन के अंदर उनका बीपी हाई और लो भी होता है, और एक साइड उनकी सुन्न भी हो जाती है। ये ज़रूरी है कि इनको दिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें लोग समझते हैं कि शायद दांत का दर्द चल रहा है, शायद पट्ठों का दर्द है, या शायद हमें अपने मोहरों के कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये दर्द चल रहा है, और ये वो चीज़ें हैं जो मिक्स करती हैं हमेशा हार्ट अटैक के साथ। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ऐसी अलामतें और मौके जब भी हों आप जाके ज़रूर ECG करवाइए। ECG
आपको फौरी तौर पे थोड़ा सा भी दिल के ऊपर कोई नुक्स या बोझ बर्डन बढ़ रहा होगा वो बता देगा, अपडेट कर देगा। और फिर फ़ायदा ये होता है कि हार्ट अटैक से आप बच जाएंगे, क्योंकि हार्ट अटैक में एक दफ़ा नुकसान हो जाए दिल, वो बचाना ज़रूरी होता है। वो उसको फर्स्ट टाइम नुकसान से बचाना ज़रूरी होता है। इस वक्त हमारे साथ फजीलत हैं कॉल पे मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी फजीलत, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे पूछना था कि कुछ बच्चे जो डॉक्टर साहब ने बात की पैदाइशी दिल के नकाइज के साथ पैदा होते हैं, उनकी डाइट का कैसे ख्याल रखा जाए और क्या उनका बाद में मसला हल हो जाता है, कोई सही हो जाते हैं उनके दिल? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने फजीलत हमें कॉल की। डॉक्टर साहब से इसका आंसर लेंगे। इमरान हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी इमरान, बात कीजिए। जी हमारी बच्ची है, उसको दिल का मसला है। वो जब पैदा हुई उसके बाद उनसे 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास उन्होंने दिल के बाल बन गए, इसके पट्टे पैदाइशी तौर पर ना सुकड़ चुके हैं। अच्छा इमरान, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? उम्र 5 माह हो गई है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कोई मसला है? पैदाइशी तौर पे उनके वॉल्व बंद है? सारे वॉल्व बंद है? कितने वॉल्व बंद है उनके? जी 5 माह तकरीबन हो चुकी उम्र है। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें कॉल की। डॉक्टर साहब से इसका भी आंसर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं ईसा भाई। जिस तरह से हमारी कॉलर थी, उन्होंने अपनी वालदा के हवाले से पूछा, डॉक्टर साहब से भी हमने पूछा कि जिस तरह से उनकी अम्मी की एक साइड सुन्न हो जाती है, मगर दिन में 2 से 3 बार बीपी हाई भी होता है, बीपी लो भी होता है उनका। ठीक है, अच्छा देखें, ये जो पेशेंट है, इस तरह के पेशेंट हैं, उनको ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। मेडिसिन तो जो भी वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो ज़रूर खाएं, चाहे वो उनके इलाके का डॉक्टर है, वो डॉक्टर ईसा है या डॉक्टर खुरम है, कोई भी है। लेकिन हाई और लो वाले को ये ज़रूर करना चाहिए कि दवाई लेने से पहले अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें। उसकी रीज़न ये होती है कि आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रही हैं और रूटीन में जैसे डॉक्टर कहते हैं सुबह भी खाएं शाम भी खाएं, लेकिन बॉडी आपकी लोअर साइड पे चली गई है और ऊपर से आपने खा लिया हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट, तो आप और मुसीबत में आ जाते हैं। तो एक तो इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो काले तिल होते हैं, और सॉरी काला ज़ीरा होता है, काला ज़ीरा और सफ़ेद तिल, ये दोनों चीज़ों को हम वज़न बनाकर अपने घर में रख लें। आधी चमची सुबह नाश्ते के बाद, आधी चमची रात को खाने के बाद, अल्लाह ताला के हुक्म से ये चीज़ें जो अप एंड डाउन होने वाली हैं ये बेटर हो जाती है। सही है। अच्छा खुरम, ये भी मसला नजर आता है जैसे, ठीक है खुरम, ये भी मसला नजर आता है जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शदीद गर्मी में हम कोशिश करते हैं बहुत ही यख किस्म का पानी हो या बिल्कुल ठंडा चिल किस्म का मशरूब हो, वो हम पी लेते हैं, तो ये भी क्या हमारे दिल को इफेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, कहते हैं वैसे ठंडे पानी से अवॉइड करना चाहिए, मगर गर्मी में हमारी कोशिश होती है एक की बजाय 2-3 गिलास हम ठंडा पानी हो, बिल्कुल ठंडा मशरूब हो यख किस्म का, उसको पी लेते हैं। ये दिल को हमारे किस तरह से इफेक्ट करता है और इससे बचना कैसे चाहिए हमें? जी बिल्कुल सही। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कि देखिए पानी तो आपको बहुत पीना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। हमारा जो मुल्क है इतना गर्म है, कम से कम जो अंग्रेज़ कहते हैं जी, अंग्रेज़ मुल्कों में 8 ग्लासेस अ डे होता है, हमारे यहाँ कम से कम 13 से 14 ज़रूरी है। कोशिश ये क्या करें जी, बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, गुनगुना हो, नहीं तो रूम टेम्परेचर का आप घर में एक सुराही या मटका ज़रूर रखें। उससे आपका एक तो फ़ौरन लोग आते हैं जिम से, मैंने जिम के अंदर भी देखा जी, बड़ी ठंडी ठंडी बॉटल आपने निकाली और गट्टा-गट पी गए जी। और ये एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जे बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड होते हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल, वो समझते हैं जी एनर्जी ड्रिंक हमने पी लिया उससे हमारे अंदर एक बुल वाली या कोई ताकत आ गई, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको फॉर द टाइम बिंग आपका ब्लड प्रेशर, जैसे आप देखें बिजली के तार आ रहे हैं, अगर ये फ्लक्चुएशन होगी, बहुत ज़्यादा बिजली आ रही है बहुत कम, तो आपका टीवी एसी सब जल जाएगा। आप नॉर्मल पेस पे घूंट घूंट पानी पिए रूम टेम्परेचर, और ख़ास तौर पे सुराही या मटके वाला, तो आप बड़े हेल्दी रहते हैं, आपके पट्टे मसल्स, आपका तमाम ब्लड का सर्कुलेशन मतवाजन रहता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी कि इससे आपको बचना चाहिए। वैसे जी ये सब भाई बात कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट जी। ठंडी चीज़ें जितनी भी हम ये ले रहे होते हैं, वो पीने वाले को बेचारे को फील होता है कि मैंने ठंडी ले ली है, वक्ती तौर पे तो उसको लगता है, लेकिन ये जहन में रखें ज़्यादातर इनकी तासीर गर्म होती है, तो बेहतर ये है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में गर्मी ना हो तो मैं तो पूरे घरों में पाबंदी लगा दूं
कि उनके घरों में फ्रिज ही नहीं होना चाहिए। हाँ, उनके बिल्कुल सही ठंडा बात पानी कर के रहे हैं। बहरहाल नुकसान है। ठंडे पानी के मैं भी शदीद मुखालिफ हूँ, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए मैं कोशिश करती हूँ कि यह किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल्स थी हमारे पास। एक इमरान साहब थे, उन्होंने कॉल की, एक फजीला साहिबा थी, उन्होंने कॉल की। उनका कहना था फजीला साहिबा का, जो बच्चे पैदाइशी तौर पर जिनके दिल में कोई ना कोई नुक्स होता है उसको किस तरह से बचाया जा सकता है या उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। और दूसरे मेरे भाई जो इमरान ने कॉल की थी, उन्होंने अपनी 5 महीने की बच्ची के हवाले से पूछा था कि वो हफ्ते बाद ही उन्हें पता चला कि उनकी बच्ची को दिल का मसला है, वॉल्व बंद है। अब वो क्या करें इस सूरत में? पहले मैं वो बहन के सवाल का जवाब दूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ मिसकंसेप्शन है जो हमारी सोसाइटी में, मैं उसको क्लियर कर दूँ। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, खुराक और ख़ासकर बच्चों में। बच्चों में अगर कोई दिल के अमराज होता है तो पैदाइशी नुक्स की वजह से होता है। या तो पैदाइशी वैल्व में प्रॉब्लम होता है, या पैदाइशी सुराख होता है कहीं ना कहीं, या कहीं मेन शरियान तंग होती है या उल्टी होती है। खुराक बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 70% बच्चे जिनको दिल के अमराज या पैदाइशी नुक्स कोई भी अमराज होता है, माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ा एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जी चिकनाई नहीं देना, नमक नहीं देना, इससे बच्चे को ये हो जाएगा, इससे बच्चे को वो हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चे की नशोनुमा पे आता है। तो हम हमेशा बच्चों ये समझाते हैं कि भाई बच्चे को खुराक दोगी, ग्रो करेगा बच्चा, तो फिर ही आगे इसके लिए सेहत होगी, तो ये बच्चे का इलाज भी मुमकिन है और बाकी चीज़ें भी पॉसिबल है। तो बहन ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। बच्चों में किसी भी, चाहे दिल के पैदाइशी नुक्स हो, जैसा भी हो, कभी खुराक को आपने रोकना नहीं है। ना हमने चिकनाई कम करनी है, ना उसमें नमक कम करना है, क्योंकि हमें मेन गोल उनकी नशोनुमा है कि वो नशोनुमा होगी, बच्चे का वजन बढ़ेगा तो हमारे लिए कामयाबी होगी, उसमें फिर ही कंट्रोल हो, फिर ही कंट्रोल होगा। तो उसमें जो पहली बात है कि चिकनाई और नमक जैसे बड़ों में हम बंद करते हैं, बच्चों में नहीं बंद करना। एक लिमिट तक देना है, और इतना देना है कि क्योंकि बच्चों की जो कैलोरी डिमांड है वो बड़ों से डबल होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रो भी करना है और साथ उसको बर्न भी करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे आप बच्चे को हम नमक या इस टाइप की चीज़ें चिकनाई की उस वक्त देते हैं जब बच्चा इसको हैंडल करने के काबिल हो जाता है, हजम करने के काबिल हो जाता है। स्टार्ट में तो हमने देखा कि बच्चों को सेरेलैक वगैरह दिए जाते हैं, ये चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं। नहीं, ये उससे बेहतर है घर की चीज़ें बना के दें जिसके अंदर ज़्यादा आपकी नशोनुमा और ज़्यादा न्यूट्रिशन शामिल होती हैं। आप सूजी बना के दें, आप खीर घर में बना के दें, आप दलिया दें, वो कर लेता है। और पूरे दुनिया में हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि माल न्यूट्रिशन की वजह से WHO ने कहा है कि 6 महीने के बाद नीम ठोस ग़िज़ा बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए। हम ये कहते हैं जिन बच्चों को दिल के अमराज होते हैं उनका मसला ये कि उनको BMR भी ज़्यादा होता है, तो मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा चाहिए, उस बच्चों की डिमांड वैसे ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको जो आम कैलोरी है उससे डबल कैलोरी की ज़रूरत है। तो इस मौके पे हमें थोड़ा अर्ली, अगर हम 4 साढ़े 4 माह के बाद नीम ठोस ग़िज़ा शुरू कर दें तो वो बच्चे को बेनिफिट दे रही होती, नुकसान नहीं दे रही होती, वो ज़्यादा अच्छी है। तो वो 1-1 2-2 चम्मच करके ग्रेजुअली आपने उसकी कैलोरी बिल्ड करनी होती है कि कैलोरी हम उसको प्रॉपर दे सकें। ठीक है, वो आपकी मर्जी कि आप अपने बच्चे को किस किस्म की रूटीन का आदी कर दे देते सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मेरे दूसरे भाई थे इमरान, उन्होंने अपनी बच्ची का पूछा था, अब वो उसका ये है कि अगर दिल की शरियान पैदाइशी तौर पे बंद है तो उसकी मल्टी स्टेज सर्जरीज होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब ये चीज़ पॉसिबल हो गई है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी शुरू में हमने बताया कि 2 लाख लोग हर साल इस अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, तो बच्चे हमारे पास 40,000, ये पाकिस्तान का WHO डाटा है, 40,000 बच्चे हमारे पास हर साल पैदा हो रहे हैं दिल के नुक्स के साथ। और हमारे पास ये फैसिलिटी पाकिस्तान में इंतहाई कम है। जो हम जैसे स्पेशलिस्ट हैं जो बच्चों के दिल के हैं, वो पूरे पाकिस्तान में गिने चुने 20-22 से ज़्यादा नहीं है। सही। और जो सर्जन है हमारे पास वो इससे भी आधे हैं। क्योंकि ये इलाज भी बहुत महंगा है और ये हाई टेक टेक्नोलॉजी के साथ इसका इलाज होता है। तो ये इंतहाई लिमिटेड इलाज है। अगर भाई के बच्चे का नुक्स है वो हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह इनका हल देखेंगे, इसका इलाज हो सकता है, मगर उसमें के मल्टीपल स्टेज सर्जरी चाहिए होती हैं। इतने छोटे बच्चे की सर्जरी हो सकती है डॉक्टर साहब? हाँ, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम छोटे बच्चों में सर्जरी करें या वेट करें। मसला ये है कि अगर बच्चों को पैदाइशी नुक्स है तो 70% बच्चों को हमें पैदाइश फ़ौरन बाद या 1-6 महीने के अंदर अंदर सर्जरी लाजमी होती है करना, वरना सिर्फ 10% वो पॉपुलेशन है जो पैदाइशी नुक्स के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं जो एडल्ट लाइफ तक जाते हैं और सर्वाइव करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ऐसा मैसेज जो आप देखने वालों को देना चाहें? मैं लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलामतें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा दूध लेते बहुत थक जाता है, या बहुत पसीना आना शुरू हो जाता है, या वज़न नहीं बढ़ रहा, या उसको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है,
तो उसको दिल के लिए ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि ये वो अलामतें हैं जो हिडन अलामतें कहलाती हैं और छोटे बच्चे बता नहीं सकते। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे को या बेटी को, अपने बच्चों को जज करें और अंदाज़ा हो सके कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। बहुत शुक्रिया ईसा भाई आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। खुर्रम मुशीर आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए। जब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, अलामतों को जज करने की कोशिश कीजिए और याद रखिए कि आपके बीपी की वजह से आपको दिल के कई अमराज हैं जो लाहक हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब ये बीमारी अब हमें बच्चों के अंदर नज़र आती है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि कोशिश कीजिए एक तो अपने बच्चों को जंक फूड से यानी फास्ट फूड से आप बेहद दूर रखिए, और दूसरा मुकम्मल उनके ऊपर नज़र रखिए कि आपके बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या हैं और कहाँ कहाँ पर आपको हिडन चीज़ें मालूम होती हैं कि आपके बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में से, और अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।